को एक्सप्लॉइट करो। ऑब्वियस सी बात है, उसको क्या करेंगे, सबसे पहले इंफॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे, एडमिन कौन है, यूजर कौन है, टारगेट कौन है, उस सिस्टम में कमी क्या है। ठीक है, तो जो इंफॉर्मेशन जो हम लोग कलेक्ट करते हैं ना, दैट इज कॉल्ड, उसी को हम लोग फुट प्रिंटिंग भी बोलते हैं, फुट प्रिंटिंग। ठीक है, जिसको अगर सेकंड अगर वर्ड में बोला जाए तो रिकॉनेसेंस बोलते हैं, शॉर्ट में रिकॉन बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर सबको? जी सर। सर आई हैव अ क्वेरी, एक छोटी सी। पूछिए पूछे? हेलो। पूछिए पूछिए। सर वो लास्ट टाइम आप बताए थे वो एक सीरीज के बारे में ना, जिसमें वो पेगासस का मेगासस बनाया था उन्होंने, कौन सी थी अच्छा वो अच्छा खाना? अच्छा। सर वो तो ओ, मतलब के बिल्कुल। मिनन। हाँ जी हाँ जी, वैसा कुछ तो आप होता कि बताए नहीं, फिर उसके बाद आप एक सोशल डिलीमा करके बताए थे उसमें। सोशल डायलेमा। वो तो सर कुछ हद तक है कि मतलब जितने भी ये सीरीज या सीरीज जितना भी बनता है उसमें 90% वो फेक ही रहता है, कुछ तो ओरिजिनल होता होगा सर इस तरह का, ताकि हम कुछ जैसे हम यूथ सर देख के पढ़ के वीडियोस के माध्यम से भी सीखते ही हैं, तो वैसे तो उसमें तो फिर फेक ही है सब कुछ सर, जितना भी है। इस देश में अगर आपको अच्छे से सरवाइव करना है ना, जिंदगी में कुछ करना है ना, तो सिनेमा और पॉलिटिक्स से दूर रहिए। बस यही हम बोल सकते हैं। वो मूवीज मूवीज ही हैं, वहां पर वही दिखाया जाता है असलियत में। हाँ है, एक दो शो ऐसा है जिसमें रियल अटैक दिखाए गए, जिसमें रियल चीज बताया गया, जैसे मिस्टर रोबोट। बट उसमें कुछ ऐसे ऑफ सीन है जो थोड़ा अजीब लगेगा। बट हाँ, बट उसमें जो अटैक दिखाया गया, जो प्रॉपर जो मेथोडोलॉजी दिखाया गया, हाँ उसमें भी कुछ कुछ चीज ना थोड़ा बढ़ा चढ़ा के दिखा दिया गया, बट नहीं। बट कुछ कुछ जो अटैक्स दिखाया गया ना, वो सब रियल लाइफ में पॉसिबल है। हालांकि हम खुद मूवीज वूवीज देखते नहीं है, तो हमको ज्यादा पता नहीं, बट असलियत में बहुत फर्क होता है। ठीक है, तो अगर वही बता रहे हैं कि अगर एक हैकर को टारगेट करना होता है ना, जैसे किसी कंपनी का डेटा ब्रीच करना है या चाहे कुछ भी, अगर उसके सिस्टम में कोई वल्नरेबिलिटी है, किसी तरीके से नेटवर्क के बाहर से कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है, तब तो वो कर लेगा किसी भी तरीके से। ठीक है, नहीं तो उसके लिए भी वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। अब एक चीज मैं बताता हूँ आप लोग, जनरली क्या होता है कि एक हैकर का अगर कॉम्प्रोमाइज करना है, तो उसका सबसे पहला टास्क पता है क्या होता है? अगर आपके नेटवर्क में घुस के आपके सिस्टम्स को अगर उसको पेनिट्रेट करना हो, तो उसका पहला टास्क पता है क्या करेगा? वो किसी भी तरीके से ना आपके नेटवर्क का एक्सेस लेगा, एनी हाउ। ठीक है, तो इसीलिए जो बड़ी बड़ी कंपनियां ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो अपने नेटवर्क को प्रोटेक्ट करने का उसके ऊपर वो ध्यान देती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर आपका नेटवर्क ही सिक्योर नहीं है, तो कोई भी आएगा, अगर एक बार आपके नेटवर्क में इन कर गया, तो वो आराम से देख सकता है कि क्या अंदर क्या एक्टिविटी चल रही है, कौन कौन से सिस्टम्स लगे हुए हैं, उनमें कमियां क्या है, किसी भी कमी का फायदा उठा करके उस सिस्टम्स को कॉम्प्रोमाइज करेगा। तो जो पहला टारगेट होता है किसी भी अटैकर का, वो आपका नेटवर्क ही करेगा। बट उस नेटवर्क में भी आने से पहले ना वो कुछ कमियों का पता लगाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, उसका ईमेल क्या है, उसका या कौन है, उसका कमियां क्या है। जैसे कि बहुत बार क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप लोग एक चीज गौर करना, बैंक्स या फिर खास करके ये जो ऑफिसेस होते हैं, उनमें आप लोग गौर करना, इंडिया में कम, जो कॉर्पोरेट ऑफिसेस होते हैं उसमें आप लोग गौर करना, वाईफाई एक्सेस नहीं होता है। उन लोग वाईफाई नहीं यूज करता है, पता है क्यों? अगर यूज भी करेगा तो अपने कॉर्पोरेट कामों के लिए वो लोग यूज नहीं करते। वो लोग क्यों आरजे इथरनेट कनेक्शन का प्रेफर करते हैं? क्योंकि वायरलेस जो नेटवर्क्स होते हैं ना, वो वल्नरेबल होते हैं, बहुत हद तक वल्नरेबल होते हैं। आप सोच भी नहीं सकते ऐसे ऐसे अटैक आते हैं। जैसे कि आप लोगों ने जनरली यूट्यूब पर या फिर बहुत सारे लोगों ने ये दिखाया होगा ना कि वाईफाई को हैक कर दिया। मेरे मुताबिक वाईफाई को हैक करना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, आसान है। आपके लिए लगेगा, मेरे लिए कुछ नहीं है। ठीक है, वो भी हम पता चल जाएगा, आपको सिखा देंगे। बट आपको पता है, फॉर एग्जाम्पल आपका फोन हर सेकेंड हर मिनट में ना आपके फोन से बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट हो रहा है। पता है आप लोग को? आइडिया है आप लोग को? नहीं? देखो, एक चीज बताते हैं, सिंपल सा समझो एक बात। आपका फोन है, आपके फोन में वाईफाई ऑन था, ठीक है। अब आपने किसी पर्टिकुलर एरिया, अपने घर में या कहीं पर भी आपने पहले वाईफाई कनेक्ट कर रखा होगा, ठीक है। आप जैसे ही उस वाईफाई के रेंज में जाते हो, या ब्लूटूथ चाहे वाईफाई हो ब्लूटूथ, ठीक है, दोनों रेडियो फ्रिक्वेंसी पे काम करते हैं।
तो वो आपका वाईफाई आपका फोन कैसे समझ जाता है कि आप उसी वाईफाई के आसपास हो? जियो अपने आप कनेक्ट कर जाता है ना। हाँ बताइए। जियो लोकेशन जियो कांस्टेंट स्कैनिंग। लोकेशन देखो, जियो उनका लोकेशन रेंज जो है, रहता है सर। नहीं, कोई रेंज वेंज का बात ही नहीं होता। हालांकि अभी पैच कर दिया गया है, बट अभी भी स्टिल हो रहा है वो अटैक। जनरली उसके बारे में कोई बताएगा नहीं, बट उसका यूज करके सर्वेलेंस के लिए यूज किया जा सकता है। इवन बहुत बार मालवेयर तक प्लांट किया जा सकता है आपके डिवाइसेस के अंदर। इसीलिए ना कभी भी ब्लूटूथ वाईफाई को बिना मतलब ऑन करके कभी मत रखा करो। बहुत लोग को देखना ऑन करके रखता है, खास करके एप्पल वाले लोग तो समझ जाना। क्योंकि एप्पल के अंदर क्या है, एप्पल डिवाइसेस के अंदर क्या, वाईफाई ब्लूटूथ को बंद भी कर दोगे ना, तो वो वाईफाई ब्लूटूथ बंद तो हो जाएगा, बट डिस्कवर मोड पे रहता है। मतलब बैकग्राउंड में चलते रहता है। होता क्या है ना, देखो बताता हूँ। आपका फोन खास करके एंड्रॉइड 14, 13 जो जितने भी आउटडेटेड है ना, आपका फोन कंटिन्यूअसली ब्रॉडकास्ट पैकेज सेंड कर रहा होता है, ब्रॉडकास्ट कर रहा होता है। कौन सा? वो वाईफाई और ब्लूटूथ का वो जो भी वाईफाई और ब्लूटूथ जो एक्सेस पॉइंट होते हैं ना आपके फोन में सेव, वो ब्रॉडकास्ट कर रखा होता है, कंटिन्यूअसली ब्रॉडकास्ट कर रहा होता है। अब होता क्या है कि मान के चलो आपके फोन में जो वाईफाई सेव है, अब फोन आपका क्या कर रहा है, वो ब्रॉडकास्ट कर रहा है। अब जो वो ब्रॉडकास्ट कर रहा है ना, वो इनक्रिप्टेड नहीं होता है, वो प्लेन टेक्स्ट में होता है। तो अगर कोई हैकर है, ठीक है, वो कुछ नहीं करेगा, सिंपली क्या करेगा, अपने आसपास के जितने भी एंड्रॉइड डिवाइस, जितने भी डिवाइसेस होंगे, जो ब्रॉडकास्ट कर रहा होगा ना आपका फोन वाईफाई, ठीक है, सेव वाईफाई या ब्लूटूथ, वो उसको दिख जाएगा। अब वो क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, सिंपली उस सेम नाम का एक एसएसआईडी बना देगा, सेम नाम का, और उस पे सेम मैक एड्रेस वो असाइन करा देगा। और वो क्या होगा, वो ब्रॉडकास्ट कर रहा है क्योंकि उसको कनेक्ट होना है उस फोन को। अब उस रेंज में वो जैसे ही आएगा, वो फोन आपका यही समझेगा ना कि यही वाईफाई जिससे हमको कनेक्ट होना है, करेक्ट। अब जैसे ही फिर वो उसके रेंज में जाएगा, वो वाईफाई अपने आप वो वाईफाई से अपने आप कनेक्ट हो जाएगा। उसको क्या लगा कि ओरिजिनल वाले वाईफाई। अब वो जो डिवाइस है वो अटैकर के नेटवर्क में आ गया। अब उसके बाद वो क्या कर सकता है, उसके बाद आपके ऊपर MITM अटैक कर सकता है। मतलब आप क्या सर्च कर रहे हो, क्या सर्च कर रहे हो, कौन से DNS रिक्वेस्ट लगा रहे हो, आपके फोन से जो भी रिक्वेस्ट आ रहा है वो सब देख सकता है वो। इवन फिशिंग तक कर सकता है वो। कोई भी सोशल मीडिया पेज, रुको मैं दिखाऊंगा आपको एक चीज, कोई भी वाईफाई के थ्रू कैसे कोई फिश कर सकता है आपको, कि कोई भी सोशल मीडिया पेज ओपन करा सकता है, कुछ भी। इवन बहुत बार ये भी देखा जाता है कि पेलोड को भी डिलीवर कर दे। आप कुछ नहीं किए, बस आपके फोन की एक कमी थी जिसका फायदा उठा करके वो फोर्सफुली आपसे कनेक्ट हो गया। मतलब एक होता है ना जनरली कि कोई आप कनेक्ट हुए, क्या मैं सिखा दूंगा ये करना। हाँ सर मैं बोल रहा सर, हूँ जब हम फ्री वाईफाई भी यूज़ कर रहे हैं तब हमारे पास लाइक कोई SSID है जो इस पे पासवर्ड वगैरह नहीं है, वो डायरेक्ट ऑटोमेटिकली कनेक्ट तो करता नहीं है। वो तो मतलब लाइक अगर हम चाहें तभी ना, वही तो करवाना होता है, वो हो जाता है। मैं बोला तो आपको वो फोर्सफुली किया जाता है वो कुछ नहीं करना होता है। उसको हम लोग कर्मा अटैक बोलते हैं, कर्मा। अब वो उसमें कुछ नहीं करना होता है, बस आपको सिंपली हम एक दो कमांड चलाएंगे, और वो जैसे ही वो कमांड रन होगा और वो फोन को कन्विंस कर देगा कि आपका यही वाईफाई है जिसको आप खोज रहे हैं, और वो बस उसी टाइम उससे कनेक्ट हो जाएगा। आपको पता भी सर नहीं जो चलेगा। मतलब जो आप बोल रहे हो जो प्लेन टेक्स्ट वाला आपका ब्रॉडकास्ट हो रहा होगा वो जिस वाईफाई अपना लाइक हिस्टोरिकली मैंने होम वाईफाई से कनेक्ट किया था वो SSID भी ब्रॉडकास्ट कर रहा होगा। सब कुछ पूरा ब्रॉडकास्ट कर देगा, SSID BSSID सब करता है। मैं दिखा दूंगा आप लोग को। सर कोई बात उसके हो सकता है हुआ क्या बोला? कुकी से स्टीलिंग भी हो सकता है सर उसमें। नहीं, वो जनरली फिशिंग कर लेगा। अरे फिशिंग ही जब कर लेगा तुम्हारा, तो फिर मालवेयर तक प्लांट किया जा सकता है। जनरली जो लॉ इन्फोर्समेंट के लोग होते थे ना, उनको ट्रेनिंग में फिक्शन नहीं होता सर। हाँ नहीं, कुकी कुकी से स्टीलिंग का होगा। नहीं, कुकी, हाँ एक चीज किया जा सकता है।
कुछ अटैक होते हैं जैसे डीएनएस स्पूफिंग अटैक या सॉरी रीडा, उसको ऐसे पेज पर ले जाया जा सकता है जहां से कुकीज चुराया जा सकता है। जब मालवेयर या फिर फोन में ट्रांसफर कर दिया जाए, स्प्रेड कर दिया जाए, कुकीज का तो बात ही खत्म हो गया, और अब डिवाइस ही एक्सेस चला जाता है। तो जनरली ये जो मेथड्स होते थे ना, ये सर्वेलेंस के लिए यूज करते थे लॉ इन्फोर्समेंट के लोग। इवन बहुत सारे हार्डवेयर डिवाइसेस भी आते हैं, बट वो इंडिया में या फिर ऐसे जनरली पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं होगा आप लोग को, बट वो आते थे, वो लोग भी यही सेम काम करता था, बट वो उनका फंडा अलग होता था। बट ये जो चीज है ये आज भी पॉसिबल है। हालांकि अभी क्या किया है कि एंड्रॉइड जो 15 जो 16 आ गया है ना, आई थिंक 16 आने वाला है, नहीं आ गया, इसके अंदर वो जो ब्रॉडकास्ट कर रहा था, जो सिग्नल्स जो सेफ पासवर्ड सॉरी सेफ वाईफाई नेटवर्क को वो इंक्रिप्ट कर दिया, बट उसका भी कुछ ना कुछ तोड़ निकल जाएगा। तो हमेशा एक चीज याद रखा करो, बिना मतलब का कभी भी ब्लूटूथ वाईफाई को ऑन मत करो। इवन अगर आप लोग ब्लूटूथ डिवाइस भी यूज कर रहे हो ना, उसको भी कॉम्प्रोमाइज करके सुना जा सकता है कि आसपास क्या बातचीत चल रहा है रिमोटली। इवन कुछ भी प्ले कराया जा सकता है, जैसे लोग अलेक्सा यूज करते हैं अपने घरों में। जिसको ब्लू जैकिंग टाइप का कुछ बोलते हैं। बहुत अटैक है, अभी एक नया आया ब्लू क्रैक करके आया, वो उससे भी डेंजरस है। रे पूछिए कैसे एक काम करना, आपने एलएमएस पे जाना आप लोग कभी क्लास के बाद, उसमें एडिशनल टॉपिक में एक वीडियो डाला हुआ है मेरा बैच का, उसमें बता रहे थे कैसे मिसयूज, और उससे कोई बचा नहीं है। एयरपोर्ट सर वो इविल जेनिक्स वाली वीडियो थी, वो वाली बता रहे हैं आप? नहीं उसी में होगा ब्लूटूथ ऐसे करके। हेलो उसी में होगा। ठीक है, खैर नमस्ते। सर मेरे क्या है, मैं हॉस्पिटल में आया था, थोड़ा मेरा भाई का लड़का बीमार था, फिर टाइम उसके डेंगू हो जाएगा ना, तो आज थोड़ा सा वीडियो मिल जाएगा सर। क्लास रिक्वेस्ट है सर, ये भी करके ठीक है थोड़ा कर देना। अरे कोई बात नहीं, थैंक यू सर। 2024 में होगा, मुझे याद नहीं है, मेरे पास एलएमएस नहीं है। एक बार देख लेना, एडिशनल टॉपिक में डाल उनको वीडियो दे दिए। सर एडिशनल टॉपिक में 3 टॉपिक, उसमें इविल जेनिक्स, एक नेक्सस इंस्टॉलेशन, एक अनलीशिंग पावर ऑफ वाईफाई। अच्छा ये वाला बता रहे हैं आप? बाद में देख लेना, डाल दिया। स्क्रीन आ रहा है सबको? नहीं आ रहा। सर स्क्रीन नहीं आ रहा है। नहीं अब आया? आ रही है सर, आ रही है। सर जॉन विक प्रेजेंटिंग बता रहा हूँ। तो समझ में आ गया यहाँ तक फुटप्रिंटिंग। अब आते हैं दो तरीके का फुटप्रिंटिंग होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल फुटप्रिंटिंग का मतलब होता है footprinting performed inside the network is known as an internal footprinting. Example dumpster diving, solder circuit. ठीक है। बेसिकली यहाँ पर कहने का मतलब ये होता है इंटरनल। अब इंटरनल फुटप्रिंटिंग का जब भी बात आए तो हमेशा एक चीज याद रखना, ये कभी भी इंफॉर्मेशन जब कलेक्ट किया जाता है ना किसी नेटवर्क में रहते हुए, दैट इज कॉल्ड इंटरनल फुटप्रिंटिंग। फॉर एग्जांपल मैंने किसी एक नेटवर्क का एक्सेस लिया है, मतलब वाईफाई में घुस लिया किसी के, ठीक है। अब वाईफाई में जब वाईफाई में जितने भी कनेक्टेड डिवाइसेस हैं, उनके डिवाइसेस के होस्ट क्या है, उनमें कौन कौन से पोर्ट्स ओपन है, सर्विसेज ओपन है, ये जो जितना भी इंफॉर्मेशन जो हम लोग कलेक्ट करते हैं ना, वो हमारा आ गया इंटरनल फुटप्रिंटिंग इन द नेटवर्क। आउट द नेटवर्क नहीं, इसी का ठीक उल्टा होता है एक्सटर्नल फुटप्रिंटिंग। व्हेन अटैकर इज नॉट कनेक्टेड टू द नेटवर्क इन ऑर्डर टू गैदर इंफॉर्मेशन, एक्सटर्नल फुटप्रिंटिंग इज यूज्ड टू एक्सटर्नल फुटप्रिंटिंग प्रोवाइड यूज्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द डेटा, लाइक एग्जांपल वेबसाइट, गूगल, हुई एक्सेट्रा। मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अटैकर आपके टारगेट नेटवर्क से कनेक्ट नहीं होगा, वो नेटवर्क के बाहर रहते हुए पर्टिकुलर टारगेट के ऊपर जो डिटेल्स कलेक्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल कोई वेबसाइट है, उसका वॉइस रिकॉर्ड निकालना, या किसी सोशल मीडिया के इंफॉर्मेशन निकालना, या बहुत सारे प्लेटफॉर्म का यूज करके जो इंफॉर्मेशन निकालते हैं, वो हमारा एक्सटर्नल फुटप्रिंटिंग के अंदर आता है। समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर है?
इसमें ना एक चीज समझो, इंटरनल फुट प्रिंटिंग के अंदर ये दो ऐसे एग्जांपल दे रखा है, डंपस्टर डाइविंग और शोल्डर सर्फिंग। किसी को आइडिया ये क्या हो सकता है? ये ऐसा दो चीज कॉमन चीज है ना जो हर लोग से गलती होता है। सर ये तो नाम से ही पता चल रहा है। देखो सिंपल है, डंप मतलब क्या होता है? डंपस्टर, यस डाइविंग। डाइविंग बेसिकली फॉर एग्जांपल लेट्स एग्जांपल, आप लोग अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से कहीं से भी आप लोग अपने सामान मंगाते हो, चाहे कोई भी पार्सल कुरियर। अब जनरली लोग क्या करते हैं कि जो पार्सल्स होता है उनको निकालने के बाद उसके जो ऊपर में डब्बा होता है या फिर उसके ऊपर जो लेबल्स लगे होते हैं उसको ऐसे ही फेंक देते हैं। कभी आप लोगों ने गौर किया उसके अंदर क्या इन्फॉर्मेशन, आपका नाम, आपका नंबर, इवन बहुत सारे और पर्सनल इन्फॉर्मेशन उसमें हो सकते हैं। और उसपे एक बारकोड तक होता है, अगर आप उस बारकोड को स्कैन करोगे ना तो भी आपका वो पूरा डिटेल आ जाएगा कि पार्सल कहाँ से आया। अब होता क्या है कि बहुत बार क्या किया जाता है, इन इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है बहुत अलग अलग वे में। कैसे? आप तो फेंक दी, आपको तो लगा कि ये कचरा है, मेरे काम का तो है नहीं। आप जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पीछे कोई पड़ा हुआ है, उसको एनी हाउ एनी चांस आपका इन्फॉर्मेशन पता लगाना, उसके लिए तो फिर वो बहुत काम का चीज है। इवन बहुत बार ये होता है कि बहुत सारे जो डंप यार्ड होते हैं वहां पर लोगों ने ऐसे ही अपने पार्सल्स के डब्बे फेंक रखे होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका काम ही यही होता है, वो चुपके से जाएंगे या फिर जानते जाते वक्त भी वहां पर जानते हैं यहाँ पर लोगों का डंप आता है, वो वहां से उन सारे लेवल्स को कलेक्ट करते हैं, उन सारे चीजों को वहां से कलेक्ट करना शुरू करते हैं और वहां से उस डेटा का यूज करके स्कैम के अंदर, स्पैमिंग के अंदर या फिर डिजिटल मार्केटिंग में भी लोग यूज करते हैं। बहुत सारे मिसयूज भी करते हैं उसका। ठीक है, ये होता है डंपस्टर डाइविंग। बहुत अपने आम लाइफ में ना, खास करके जो नॉर्मल पीपल जिनको इनके बारे में नहीं मालूम होता है, उनको लगता है कि यार क्या ही हो जाएगा मेरे इस डेटा से। उनको नहीं पता है कि उनका डेटा कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। जैसे कि अभी लास्ट टाइम बहुत चल रहा था कि आपका आधार कार्ड का यूज करके, पैन कार्ड का यूज करके कहीं पर लोन ले लिया गया, आपको पता भी नहीं। बहुत बार हुआ है, बहुत सारे लोगों का। जैसे लेट्स एग्जांपल बताते हैं, आप लोग कहीं किसी शोरूम में गए, ठीक है, किसी आउटलेट में, शोरूम में, रेस्टोरेंट में गए, बहुत जगह पे या किसी इंस्टीट्यूट में गए, तो आप लोग गौर करना, वो लोग आपसे डायरी में वो लिखवाते हैं, रजिस्टर में नाम, पता, नाम या नंबर या फिर आपसे सिग्नेचर लेते हैं। अब बताते हैं, अब होता क्या है, बहुत बार ऐसे लोगों को पकड़ा भी गया है। वो लोग क्या करते हैं, उसका डिटेल को बेच देते हैं। ठीक है, सेकंड, बहुत सारे शोरूम में गए, वहां पर आपसे नाम नंबर ले लिया गया, वो भी डिटेल्स बेचा जाता है। ठीक है, बहुत बार क्या होता है, ये खास करके बहुत सारे ये जो शॉप वाले होते हैं ना, जो रिचार्ज करते हैं ये लोग नंबर पता है कैसे कलेक्ट करते हैं? आपको क्या बोलेंगे कि भाई अभी नेटवर्क डाउन है, अपना नंबर लिखवा दो, हम रिचार्ज करते हैं। आपको क्या लगेगा, लिख दीजिएगा, वो नंबर्स का वो डेटा बेच देते। इवन आपको एक चीज और बताते हैं, जनरली आप लोग गौर करना, जब आप सिम कार्ड खरीदने जाते हो, खास करके ये लोग उनको टारगेट करते हैं जो बेचारे सीधे लोग हैं, मजदूर टाइप के लोग हैं या फिर जो बुजुर्ग लोग हैं, उनको ज्यादातर ये लोग टारगेट करते हैं। कैसे करेगा? क्योंकि अभी तो पूरा डिजिटलाइजेशन पे आ चुका है कि आपको फिंगर देना होगा, उस दुकान वाले का भी फिंगर लेना होगा, उसका भी फोटो क्लिक करता है। बट आज भी ना कैफ चलता है, कैफ, कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म, वो रेयर होता है, उन लोग के लिए होता है जिनका फिंगर काम नहीं कर रहा है, जिनका फिंगर काम नहीं कर रहा। तो फिर कंपनियां कहती, पहले आता था ना, फॉर्म आता था, आप लोग देखते हो सिम कार्ड के अंदर से फॉर्म निकलता था, फॉर्म भरा था, उसमें फोटो लगता था, फिर वो फॉर्म जाता था उनके ऑफिस में। आज भी होता है। अब जैसे कोई बुजुर्ग इंसान गया, उसका फिंगर लगवाया, अब फिंगर लगाया तो वो 2 बार लगवा लेंगे। तो 2 बार लगाने का मतलब ये है कि उनके नाम से 2 सिम कार्ड एक्टिवेट करा लेंगे। एक सिम कार्ड वो रख लेगा अपने पास, एक सिम कार्ड दे देगा उनको। क्या बोलेगा, अरे बाबा नहीं लगा, फिर से लगाओ। तो 1-2 बार, अब बेचारा वो सीधा इंसान, उसको नहीं पता। और फिर वो नंबर को क्या करते हैं, 1000, 500, 2000 ऐसे करके स्कैमर्स लोग खरीद लेते हैं। फिर उनके नाम पे स्कैम होता है। पता चलता है कि स्कैम किया है, और जो बंदा है जिसके नाम से सिम है, पता चला कि वो 80 साल का कोई बुजुर्ग इंसान है, वो घर में लेटा हुआ है, 70-60 साल का बुजुर्ग इंसान, वो घर में लेटा हुआ। तो ये सब ऐसे ही करते हैं।
एट द एंड डेटा से ही खेला जा रहा है उसमें। तो कहीं पर भी अगर आप नंबर दे रहे हो ना या नाम दे रहे हो कुछ भी सोच समझ के, जरूरी नहीं है अपना गलत नाम दे दो, कोई कुछ बोलने वाले वाला नहीं। ऑब्वियस सी बात है, मेरा इन्फॉर्मेशन है, नहीं देंगे, हम तो नहीं देते जनरली। हम तो नकली आधार कार्ड तक बना रखे हैं, पैन कार्ड तक बना रखे हैं। अब तो खैर डिजिटल आईडी आ गई, आपको देने की जरूरत नहीं है, आप डिजिटल आईडी दिखा दो वही वैलिड बना है। तो वो होता है डम्पस्टर डाइव। इवन अगर आप कोरियर आता है ना आपके घरों में, तो कोशिश करो उसको जला दो, ठीक है। इवन आप लोग सबसे अच्छा चीज बताते हैं, बहुत लोग किया हुआ गलती, एटीएम में जाते हो पैसा निकालते हो, वो जो पैसे का जो स्लिप निकलता है बहुत लोग ऐसे ही मोड़ के फेंक देता है। आपको पता है उसके अंदर आपका फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, अगर आपके पीछे कोई बंदा लगा हुआ है, वो आपके पीछे पीछे लगा हुआ है, आपको काइंड ऑफ बोल सकते हो जासूसी कर रहा है, वो पीछे गए, आप फेंके हो, उसमें से वो उठा लिया, उसमें पता चल जाएगा कि आपके बैलेंस कितना है, इवन आपके लास्ट डिजिट का पता चल जाता है, ठीक है। वो भी तो एक इन्फॉर्मेशन है। उस केस में क्या करो, फेंको मत, उसको लाओ, उसको फाड़ दो, जला दो, सबसे अच्छा है जला दो। ये अपने पास रखो, हफ्ते में एक टाइम निकालो, सबको जला दो, फेंको मत बाहर। बहुत लोग क्या करते हैं, परमानेंट मार्कर वो कर देते हैं, परमानेंट मार्कर से उसको छिपा देते हैं, फेंक देते हैं डब्बा। आपको पता ना चाहिए परमानेंट मार्कर को बेकिंग सोडा और ये 2-3 सॉल्यूशन मिलाकर क्लीन कर दिया जाता है। इन चीजों का ध्यान रखो। इवन ट्रेडिंग करते होगे ना, कॉल आ जाता है, आप रजिस्टर कर लो, देखो दूसरे दिन आपको कॉल आ जाए। तो आखिरकार इनके पास डेटा हाथ कहाँ से लगेगा, इन्हीं जगह उसे तो लगता है। सेकंड है शोल्डर सर्किल। शोल्डर सर्किल का मतलब ये होता है, ये भी बड़ा कॉमन है। आप बस में जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, मेट्रो में जा रहे हो, आप मान के चलो आप चैट कर रहे हो, या फिर बहुत बार आप आईडी पासवर्ड डालते हो। आप देखना आसपास के कोई इंसान होगा, उसको कोई जान ना उसका जान पहचान भी नहीं है, फिर भी आपके फोन को देख रहा होता है ना कुछ लोग। अब फॉर एग्जाम्पल शोल्डर सर्किल, अगर आपके पीछे कोई लग गया तो वो क्या करेगा, वो अगर उसको पता है आप लॉग इन कर रहे हो, पीछे से देखिए आईडी पासवर्ड होता है जनरली। इवन बहुत बार आसपास के लोग होते हैं, दोस्त यार होगा जो कि कभी लॉग इन कर रहे हो वो देख लिया, तो ये शोल्डर सर्किल। एग्जाम्पल के मामले कहने का मतलब ये है कि ये इंटरनली हो रहा है ना, आसपास के लोग होते हैं या फिर आप ही का इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जा रहा है। समझ में आ गया इंटरनल फुटप्रिंटिंग? यस सर। एक्सटर्नल भी समझ में आ गया सबको? यस रुको। स्क्रीन आ रहा सबको? यस Yes, sir. देखो एक कंपनी कोई XYZ, ठीक है। ये हैकर, ठीक है। अगर इस हैकर को इस कंपनी में एक सिस्टम है, इसका मान के चलो ये वाला नंबर 2 वाला, ये एडमिन एडमिन सिस्टम फॉर एग्जांपल रोहन का एक यूजर है, ठीक है। कंपनी का एक एम्प्लॉय है जो एडमिन है, ओके। अब अगर उस हैकर को इसका सिस्टम कॉम्प्रोमाइज करना रोहन का, तो वो क्या करेगा, अब ये जो इसका जो नेटवर्क है इसमें क्या है, वाईफाई इनेबल करना, या फिर किसी तरीके से। इवन बहुत बार ये भी देखा गया है कि ये लोग RJ45 को भी कॉम्प्रोमाइज कर दिया जाता है।
ठीक है, खैर वो अलग चीज है कि किसी तरीके से उसका कैट वायर जो जा रहा होता है वो एक्सपोज हो रहा होता है, वहां पर कनेक्शन लगा करके जंपर करके वो कनेक्ट कर लेगा। ठीक है, किसी तरीके से इस हैकर ने क्या किया, इसके नेटवर्क में इन कर गए, इसके नेटवर्क का एक्सेस ले लिया। इसने जब नेटवर्क का एक्सेस लिया, उसने क्या किया, उस नेटवर्क को स्कैन किया। ठीक है, सारे कनेक्टेड होस्ट को स्कैन किया और पता लगाया कि कौन कौन सा सिस्टम इसके नेटवर्क में कनेक्टेड है। तो उसको पता चला कि ये जो रोहन वाला जो सिस्टम है, ठीक है, ये जो रोहन वाला सिस्टम है ये एडमिन सिस्टम है और ये इसमें उसे एक वल्नरेबिलिटी दिखी। ठीक है, उस वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाकर ये हैकर सिस्टम पे एक्सेस ले लिया। अब कहना मेरा यहाँ पर ये है, साहिल कैमरा आपका। अब कहना मेरा यहाँ पर ये है कि जब हैकर ने रोहन का सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज किया, उसके पहले कॉम्प्रोमाइज करने से पहले जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया, कनेक्टेड होस्ट का पता लगाया, वो कौन से फुटप्रिंट में आएगा। स्क्रीन नहीं दिख रहा है। बताओ रिज्वाइन हो यार। बताओ कॉम्प्रोमाइज करने से पहले जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया उसके नेटवर्क में आकर के वो कौन सा फुटप्रिंटिंग होगा, इंटरनल करना सर। श्योर। बात बताओ, मान कर चलो अगर उस नेटवर्क नहीं ले पाया है और उसको फिर भी रोहन को कॉम्प्रोमाइज करना तो कर सकता है कि नहीं कर सकता? यस। नेटवर्क में है ही नहीं वो। तो सर एक्सटर्नल फुटप्रिंटिंग के तहत कर सकते हैं। अरे बाबू, एक्सटर्नल फुटप्रिंटिंग के तहत कर सकते तो हैं, एक्सप्लॉइट का बात नहीं चलता है। नहीं, कंपनी का कॉर्पोरेट नेटवर्क है ना, बाहरी नेटवर्क कनेक्ट ही नहीं होता, सिक्योरिटी है। देखो सही बोला है। अरे सिंपल सी बात है, मैंने बताया तो था कल भी एक चीज समझाया था ना कि जरूरी नहीं है कि हैकर को आपके नेटवर्क में आना, अगर आ गया तो और आसान, या उसके नेटवर्क में तो और आसान, वो फिर भी कॉम्प्रोमाइज ओवर द बैन अटैक, सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू आपको स्पाईवेयर दे सकता है किसी तरीके। अब फॉर एग्जांपल उसने इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर एक्सटर्नली सोशल मीडिया से या किसी भी तरीके से, उसको ये पता चला कि ये रोहन है, वो उस कंपनी का एम्प्लॉय है। किस कंपनी का? XYZ का। स्क्रीन आ रहा है मेरा? हेलो, नहीं सर। यस सर। नहीं आ रहा है। जस्ट वो जोन वाला दिख रहा है। क्या बात कर रहा है? जॉन विक वाला जे दिख रहा है अभी। आ रहा है सर। रिज्वाइनिंग हो जाइए, रिज्वाइन करो, दिक्कत होता है। आना। अरे रुको। आया? हाँ। यस सर। ठीक है, तो ध्यान से समझो। इंटरनल एक्सेस नहीं है उसके पास, इंटरनल नेटवर्क में जा नहीं, बट फिर भी उसको रोहन को कॉम्प्रोमाइज करना है। उस केस में क्या करेगा? एक्सटर्नल फुटप्रिंटिंग का सहारा ले। पहले तो रोहन के बारे में हर डिटेल को इकट्ठा करेगा, हर इंफॉर्मेशन जो रोहन को कॉम्प्रोमाइज करना है उसको, तो वो क्या करेगा? रोहन का सोशल मीडिया, रोहन का जितना भी जो गूगल के थ्रू या किसी के भी कोई भी रिसोर्सेज का यूज करके उसने पता लगाया। अब एक पूरा कलेक्टिव इंटेलिजेंस इकट्ठा किया रोहन के ऊपर, तो उसमें क्या दिखा कि रोहन को मूवीज का बहुत शौक, ठीक है, और रोहन पायरेटेड साइटों पर जाके मूवीज डाउनलोड करता है। ठीक है, तो
बोला चल ठीक है, अब समझ गया। अब हैकर क्या करेगा, किसी तरीके से रोहन को एक लिंक भेजेगा या एक मूवीज फाइल भेजेगा, वीडियो भेजेगा, कुछ भी मूवीज। अब मूवी जो भेजेगा रोहन को वो किसी तरीके से MP4 का होगा, ठीक है। बट वो देखने वो MP4 फाइल तो होगा, बट उस MP4 फाइल के अंदर पता है क्या होगा, वो स्पाइवेयर इंजेक्ट करेगा। हाँ, वो स्पाइवेयर को इंजेक्ट कर देगा। अब गेम यहीं पर होगा, वो जैसे ही उस मूवीज को अपने, अब उसको क्या लगेगा, अरे चलना मूवीज है ना। अब ठीक है, उसको पता है कि मूवीज है, इसमें क्या ही होगा, कुछ नहीं होगा, वीडियो फाइल है। वो जैसे ही उसको वहां पर इंस्टॉल करेगा या फिर सॉरी रन करेगा उस मूवीज को, तो ऐसे ही उसके सिस्टम का एक्सेस के पास चले जाएगा हैकर। अभी यहाँ पर उसके साथ क्या होगा, सोशल इंजीनियरिंग अटैक होगा। उसकी एक कमी का फायदा उठाएगा, उसका एक वल्नरेबिलिटी, उसकी चाहत का फायदा उठाएगा। तो बहुत बार क्या होता है ना, यहाँ पर हैकर्स लोगों की कमी का फायदा ज्यादातर उठाते हैं। अगर उनको पता है ना कि आपको किस चीज से, बहुत बार होते हैं ना, बहुत सारे लोग जो ऑब्सेस्ड होते हैं किसी चीजों को लेकर, तो आपको वही चीज दिया जाए। और लोग ह्यूमन माइंड ऐसा होता है कि अगर उनको जरूरत का चीज उनको मिल गया ना, वो भागेंगे उसके पीछे। और हैकर इसी चीज का फायदा उठाते हैं। यहाँ पर मूवीज एक सिंपल एग्जांपल है, यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं। क्रैक गेम, अभी हम एग्जांपल बताते हैं, आप लोग में से कितना लोग क्रैक विंडो चला रहे हैं। गेम्स कभी खेलना का शौक होगा पीसी में, कहीं से भी आप लोग गेम डाउनलोड करके आप लोग प्ले कर लेते हो। आपको पता होना चाहिए कि क्रैक गेम्स के अंदर होता है 110% मालवेयर होता है। ये तो आप खुद सोचो ना, क्यों आपके एंटीवायरस को बोला जाता है कि ऑफ करो तब जाके ये गेम चलेगा। मैंने बताया था ना फर्स्ट क्लास के अंदर की कोई फ्री में यहाँ जहर भी नहीं देगा, ठीक है। अगर वो इतने बड़े प्रोग्राम्स को क्रैक कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ इंजेक्ट कर रहे हैं। तो अगर आप लोग पायरेटेड गेम्स, मूवीज ऐसे डाउनलोड करके प्ले करते हो ना, तो सावधान हो जाए। ऑब्वियस सी बात है, गेम क्रैक कैसे पता चले, सिंपल सा रीजन है। क्रैक गेम जितना भी होता है सब में होता है, और हालांकि बहुत तरीके हैं। उसको वायरस टोकन जैसे अपलोड कर दो, या फिर कुछ नहीं करिए, आप सिंपल उसको डाउनलोड करिए, एग्जीक्यूट मत करिए, VMware में कोई विंडो में डालकर आप अपना बस डिफेंडर ऑन रखिए कुछ मिनट। डिफेंडर खुद स्कैन करेगा और बता देगा किसमें वायरस होता ही है, जनरली होता ही। नहीं तो इतने बड़े डेवलपर्स हैं जो कि इतने मिलियन डॉलर्स लगा करके गेम बनाते हैं। वो लोग अब उतना बड़ा गेम्स को क्रैक करते हैं, ये क्रैकर्स, तो उनको भी तो बदले में आपका सिस्टम चाहिए। सर एक चीज़ मैंने नोटिस किया है, जब भी मतलब कोई भी क्रैक आइटम हम डाउनलोड करते हैं, डिफेंडर बहुत बार ऐसा दिखा है कि लाइक डिफेंडर फेल हो जाता है, बट उसमें जैसे माइनिंग के कोड मिलते हैं, फिर आपका मतलब बैकडोर का कोड मिल रहा है पूरा। वो तुरंत नहीं पता चलता होगा, कुछ दिन के बाद आपको तुरंत नोटिफिकेशन आता होगा थ्रेट फाउंड, और आप उसी फाइल को देखोगे जो आपने किया था। पता है क्यों? वो आपके बेसिकली ऐसे बताएंगे, जनरली आपके जो एंटीवायरस होते हैं उसमें दो तरीके का स्कैन टाइम होता है, एक रन टाइम होता है, एक स्कैन टाइम टाइप होता है। रन टाइम और स्कैन टाइम, तो सबसे डेंजरस वाला होता है वो होता है रन टाइम। अगर रन टाइम बेसिकली क्या होता है, अगर आप अपने टास्क मैनेजर में जाओगे ना, तो देखना आपका जो भी एंटीवायरस इवेजन, जो भी आप एंटीवायरस यूज कर रहे हो ना, वो कंटिन्यूअसली बैकग्राउंड में चलता रहता है। तो अगर एक बार आप रन टाइम बाईपास कर दिया ना, अब होते हैं UD FUD बोलते हैं हम लोग। FUD का मतलब होता है फुल्ली अनडिटेक्टेबल, UD का मतलब होता है अनडिटेक्टेबल। अब होता क्या है कि अगर एक बार आपका रन टाइम बाईपास हो गया ना, फिर दिक्कत है। फिर वो जब तक उस एंटीवायरस के पास उसका वायरस का पैच नहीं होगा, तब तक वो आप ही के सिस्टम में रहेगा और वो बैकग्राउंड से डेटा देते जाएगा। बहुत लोग माइनिंग करते हैं, आपने सही बोला, रैंसमवेयर से इंजेक्ट कर सकते हैं। मैंने देखा है लोगों को, जनरली जब रेड टीमिंग का पहले करते तो हम लोग का वही काम होता था, बाईपास करना होता था एंटीवायरस सिक्योरिटी को टेस्ट करने के लिए। तो कोई भी एंटीवायरस अगर आपको ये बोल रहा है ना कि हम 100% सिक्योर नहीं देंगे, कोई दे ही नहीं सकता।
एंटीवायरस को बाईपास करना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। कुछ टाइम लगता है, मेहनत लगता है, सिग्नेचर्स को बदलने होते हैं, कोड्स के अंदर कुछ चेंज करने होते हैं, ऑब्फस्केट करना होता है, बाईपास हो जाता है एंटीवायरस। वो हम लोग सीखेंगे इवेजन टेक्निक के अंदर। समझ में आ गया इंटरनल एक्सटर्नल क्लियर है सबको यहाँ तक? यस यस सर अभी तो ऐसे मालवेयर अभी साइलेंट एक्सप्लॉइट ये बहुत डेंजरस होते हैं। अभी तो कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे अगर आप उस सिर्फ आप विजिट कर रहे हैं उस साइट के ऊपर, वो साइलेंटली आपके पीसी के अंदर बीबीएस स्क्रिप्ट रन करवा देगा। अब वो जब बैकएंड में आकर ना आपका एग्जीक्यूट करेगा, आपको ये सिस्टम का रिवर्स एक्सेस दे देगा सामने वाले को। मगर अभी जो डिफेंडर है ना, जो आपका माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर, ये बहुत कैपेबल हो चुका है बहुत हद तक, क्योंकि इसके अंदर एआई का दे दिया गया। ये अगर आप बंद भी कर दोगे अपने रियल टाइम प्रोटेक्शन को, वो सेंस कर लेगा, फिर भी अगर कोई वायरस आएगा अपने आप को इनेबल कर लेगा। बट स्टिल जब तक आप खुद प्रोटेक्ट नहीं रहोगे तब तक कोई नहीं बचा सकता। कोई नहीं, मतलब इसी बात पे मेरा एक सवाल है, ये जो हमारा जो कुकीज़ वगैरह कोई भी वेबसाइट में जाते हैं हमें कुकीज़ एक्सेप्ट करने बोलता है, ये कुकीज़ मेरे को अनसेफ सा लगता है। क्या मेरा डर सही है कि वो अलग चीज है? वो जनरली इसलिए किया जाता है कि ताकि वेब पे जल्दी लोड हो जाए। हाँ, डेंजरस इस लेवल पे है कि अगर कोई खास करके डार्क वेब पर ये चीज मत करना कभी, क्योंकि क्या पता वो सामने वाला बंदा क्या इंजेक्ट करके बैठा हो। तो हाँ, इवन अगर आप इतना भी सी बात है, आप उसको हटा दो, इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाओ, राइट क्लिक करो, वो प्रॉम्प्ट चूज करो, डिलीट मार दो, वो हट जाएगा। डार्क वेब वाले पहले तो जाना दो, अगर चले भी गए हो तो वहां पर कुछ भी क्लिक मत करना, कुछ भी इवन कहीं पर अलाउ मत कर लेती से भी नहीं। क्लियर है सबको यहाँ तक? चलो अब स्क्रीन शेयर करो, शुरू करते हैं प्रैक्टिकल। डार्क वेब में तो अभी तक मार्केट तक पहुंच ही नहीं पाए। जाओ ही मत, आप बढ़िया रहेगा आप लोग के लिए। और उसमें तो मिलता भी नहीं सर, बहुत सारे मिलेगा भी नहीं। सर आप लाइव एक्सेस करके दिखाएंगे सर? अभी नहीं। स्क्रीन शेयर करो। एक सब कर रही हूँ। हाँ, ये बोलो यूजर्स कैसे आइडेंटिफाई करना, वो हम जाते जनरली लोगों ने हुआ बना डार्क वेब ये होता है। ये बताते हैं डार्क वेब के ऊपर गवर्नमेंट एजेंसी डेटा, बड़ी कंपनियां अपना डेटा रखती है, ठीक है। तो सबसे डेंजरस नहीं, डीप वेब पे डार्क वेब डेंजरस। अब एकदम बेसिक हेलो यस सर। आपका आवाज आ रहा है जा रहा है बहुत वेवी सा आ रहा है। मेरा आवाज हेलो। हाँ सर। नहीं सर, ओके। क्लियर है सर। स्टार्ट करते हैं। बेसिकली एकदम बेसिक इश्यू हो गया। अब एक बात बताओ फॉर एग्जांपल अगर वेबसाइट है या डोमेन, ठीक है। अब अगर कोई डोमेन है और अप है या डाउन है, मींस वो एक्टिव है या इनएक्टिव है, या उसकी आईपी, उसकी होस्टिंग सर्वर की आईपी पता करनी है, तो हम लोग क्या करते हैं? बेसिक है सर एक एनएस लुकअप है और एक पिंग कमांड करेक्ट। एनएस लुकअप से भी कर सकते हैं। एनएस लुकअप अलग हो गया, हाँ कर सकते हैं एनएस नेम सर्वर लुकअप। हाँ, सबसे कॉमन चीज होता है पिंग, ठीक है। क्या करते हैं? पिंग। फॉर एग्जांपल लेट्स एग्जांपल अगर मुझे ये पता करना गूगल, ठीक है, आपके केस में कोई और भी हो सकता है। गूगल अप है या डाउन है, कैसे पता करें? ऑब्वियस सी बात है, पिंग कमांड नहीं याद रखना, पिंग एक टूल होता है, ठीक है।
फॉर एग्जांपल जो हमारा होस्ट है, डोमेन है, वो कौन है? google.com, लिखेंगे google.com। योद्वार जी अब रिप्लाई आया उधर से, रिप्लाई आ रहा है, आईपी आ रहा है, ठीक है। तो एक चीज हमेशा याद रखना, ये जो डोमेन नेम होता है ये हमारे लिए होता है। आपका सिस्टम, आपका ब्राउजर आईपी एड्रेस को समझता है, क्योंकि हमारा जो ह्यूमन माइंड याद रखना नहीं है। दुनिया में लाखों करोड़ों वेबसाइट, तो आप क्या हर वेबसाइट की आईपी याद रख सकती है? नहीं जानती। आईपी छोड़ो हटा, मोबाइल नंबर आपके फोन में बहुत सारे सेव होंगे, ठीक है। कितने का नंबर याद होगा आप लोग को? बहुत कम लोगों को याद रहता है सर। 8 to 8 1 कर पाओगे, है ना? हाँ मतलब पर्सनली जिनका रहता है उन्हीं का याद रहता है, फैमिली का। सबको तो याद ही नहीं रहता, पता नहीं एक भी याद नहीं है सर। नंबर अपना याद है, ठीक है। देखो अब वही सेम चीज पलट देते, कॉन्टेक्ट सेव करते हैं ना हम लोग। तो अगर हमको कॉल लगाना होता है तो हम लोग नाम से सर्च करते हैं ना, बट कॉल लगाते उसी नंबर पे लगता है ना। तो जो नाम हम रजिस्टर नाम उसको नाम दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने पिंग किया गूगल को, तो यहाँ पर आईपी एड्रेस है ना 142.168.1.4 मींस कि ये गूगल की आईपी है। अब गूगल की आईपी अगर यहाँ पर आ रही है, मींस कि यहाँ पर गूगल अप है, मतलब होस्ट एक्टिव है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, एक चीज और बताते हैं। बहुत बार क्या होगा, फॉर एग्जांपल आप लोग के केस में देखना कि आपके पास में आईपी वर्जन 6 में आएगा, या फिर अभी बहुत सारे लोग किए होंगे ना जिनका आईपी 6 में रिप्लाई आया। अगर आपको केस में भी अगर आप वर्जन 4 में आईपी चाहिए, तो यहाँ पर एक कमांड लगा दो, स्पेस -4 स्पेस और जो भी आपका डोमेन होगा जो भी है अब दे दो। तो वो अब क्या होगा कि अगर वर्जन 6 में आ रहा होगा तो ऑटोमेटिक वर्जन 4 में आने लगेगा। करके देख लेना ये सबसे बेसिक चीज होता है जिससे होस्ट एक्टिव है ये हम लोग पता लगा। फिर एक और दो और जानते हैं। एक बेसिकली होता क्या है, अब यहाँ पर क्या हुआ कि रिक्वेस्ट हम यहाँ से भेज तो दिए, पिंग किए गूगल। अब ये डायरेक्ट गूगल के पास गए, गूगल से रिप्लाई आया, ठीक है। बट जो यहाँ रिक्वेस्ट गया है तो ऑब्वियसली बात है डायरेक्ट रिक्वेस्ट तो गया नहीं होगा, बीच में बहुत सारे नेटवर्क होते हुए गए, एक पाथ फॉलो किया होगा। यस, अभी बता। जैसे अगर आपको दिल्ली से फॉर एग्जांपल पंजाब जाना तो डोरेमोन का होगा नहीं कि पंजाब पहुंच। ऑब्वियस सी बात है, बस से जाओगे, फ्लाइट से जाओगे, ठीक है। एक पूरा एक रूट वॉल्यूम ना कभी डाउन जाती है। ये मेरे साथ मैं भी यही बोल रहा था। सर ऐसा लग रहा है माइक दूर बोल रहे हो। माइक दूर करके नहीं बोल रहे थे, बाल की वजह से वो माइक दब जा रहा था। अब ठीक है। हाँ ठीक। तो मैं कह ये रहा हूँ, हाँ चलो कोई बात नहीं। देखो होता क्या है कि अगर आपको फॉर एग्जांपल दिल्ली से आपको पंजाब जाना हो तो ऑब्वियस सी बात है कि डोरेमोन का कोई एनिमे डोर तो होगा नहीं, गेट खोले और पंजाब पहुंच गए। एक पाथ हम लोग फॉलो करते हैं ना कि पहले ट्रेन से जाएगा बंदा, बस से जाएगा, एक पूरा रूट से होते हुए जाएगा, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है कि अब यहाँ पर भी सेम चीज है। अभी हम लोगों ने गूगल को पिंग तो किया, अब रिप्लाई तो आ गया, बट ऑब्वियस सी बात है बीच में बहुत सारे पाथ को होते हुए गया होगा। अब पाथ यहाँ पर कहने का मतलब ये होगा कि राउटर्स होंगे, नेटवर्क्स होंगे।
अब होता कैसे है, आप रिक्वेस्ट लगाई या लगाए तो वो रिक्वेस्ट गया राउटर के पास, राउटर फिर भेजा आपके आईएसपी के पास, आईएसपी फिर आगे फॉरवर्ड किया, फिर वो ऐसे कर वो डीएनएस सर्वर के पास ऐसे होते 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 वो गूगल तक गया, फिर जिस रास्ते वो गया था वो उसी रास्ते होते हुए रिप्लाई आया आपके सिस्टम में। तब हमें दिखाना यहाँ पर रिप्लाई आया, आईपी में रिप्लाई आया, तब हमें समझ में आ गया कि गूगल अप है। अब अगर हमें वो सारे पाथ को ट्रेस करना हो, ठीक है कि भाई यहाँ पर जो रिक्वेस्ट गया बीच बीच में कौन कौन से राउटर्स आए, उनके कौन कौन से नेटवर्क्स आए, मुझे वो सारा चाहिए। तो उसके लिए हम लोग एक कमांड यूज करते हैं या टूल यूज करते हैं जिसका नाम है ट्रेस आरटी। लिनक्स में ट्रेस राउट होता है, विंडोज में होता है ट्रेस आरटी। ओके, स्पेस नहीं, ट्रेस आरटी स्पेस google.com फॉर एग्जाम्पल। आपके केस में कुछ भी हो सकता है, हम एग्जाम्पल के लिए गूगल डाल रहे हैं। अब देखो आप लोग यहाँ पर ये 30 हॉप्स का मतलब याद रखना, ये राउटर्स होते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले रिक्वेस्ट आपके राउटर के पास गई, आपके गेटवे राउटर की आईपी, फिर उसके बाद 1050.0.01 ये प्राइवेट आईपी है या पब्लिक आईपी, बताओ 10 प्राइवेट आईपी या पब्लिक है? प्राइवेट यस प्राइवेट। हाँ, ये आपके आईएसपी का। अब आप देखो यहाँ पर, ये देखो बीच में टाइम आउट आया, मतलब कोई रिस्पांस नहीं हुआ, वहाँ पर कोई एक्सेप्ट नहीं हुआ। अब देखो 140, ये देखो, हाँ ये देखो आपके सिस्टम से जाते हुए 142 तक गया, अब ये गूगल वहाँ तक जा रहा है, आईएसपी के पास गया। अब ये देखो आ गया, देखो गूगल तक पहुँचा ये, और लास्ट में रिप्लाई आ गया ट्रेस कंप्लीट। अब आपके राउटर से अब यहाँ पर क्या हुआ, ये सिर्फ उन राउटर्स का आईपी दिखा रहा है, ठीक है। अब जब तक वो गूगल तक नहीं पहुंचा, बीच हुआ या फिर मैंने कंप्लीट हो गया, कॉपी करने के लिए नहीं कंप्लीट हो गया, वो आ रहा है ना ट्रेस कंप्लीट। अगर वो एरर आ जाता तो वो नीचे आ जाता आपका। अब यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर एक चीज क्या है कि जितने भी बीच में ना जितने भी एक्टिव राउटर्स मिले इसको, उनकी आईपी आ रही है यहाँ पर, ठीक है, जहाँ पर ये ऑब्वियस सी बात है इनकी आईएसपी होगी। बट अगर आपको ये बोल दिया जाए, ठीक है, अगर आपको ये बोल दिया जाए कि मुझे इन एक्टिव आईपी भी है, मतलब मुझे एक एक पाथ पता करना, जैसे यहाँ पर क्या आया, ये सीधा आपके राउटर से रिक्वेस्ट निकाला 192.168.1.1, बट यहाँ पर आपका ये दिखाया नहीं ना कि आपके सिस्टम से रिक्वेस्ट भी गया है कि मुझे एक डिटेल्स चाहिए। तो उस केस में जो हम लोग टूल यूज करते हैं उसका नाम है पाथ पिंग। टाइप करो पाथ पिंग, स्पेस नहीं होगा। ये जनरली हम लोग करते क्यों हैं कि किसी आईपी को ट्रेस करने के लिए करते हैं, या किसी होस्ट को ट्रेस करने के लिए। पाथ पिंग अगेन जो भी टारगेट है वो डाल दो आप। तो अब ये ना पूरा एक डिटेल देगा, अगर एक होस्ट इनएक्टिव भी होगा ना उसका भी बताएगा। अब देखो ये आपके सिस्टम से निकला, पहले ये आपका सिस्टम, ये आपके गेटवे के पास गया। अब वो जब तक वो अगले पर नहीं देखो एक पाथ को दिखाएगा वो, उसमें क्या था सिर्फ एक्टिव को दिखा रहा था, या फिर वो सिर्फ नेटवर्क को दिखा रहा था, इसमें एक होस्ट को दिखाएगा। अब ये स्टार आ रहा है, वहाँ पर देखो कुछ नहीं मिला, वो वहाँ पर टाइम आउट कर दिया। अब वो आगे जब तक उसको रिक्वेस्ट नहीं मिलेगा वो तब तक यहाँ पर ट्रेस करता रहेगा, जब तक वो पूरा पाथ या पूरा वो उस राउट को कंप्लीट न कर ले, जब तक वो डेस्टिनेशन तक न पहुंचे। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? ये टाइम लेता है थोड़ा। क्लियर है? यस सर। है तो बहुत बेसिक चीज, और बहुत सारे केसेस में ना बहुत बार हम लोग को काम आ जाता है, खास करके जब हमें किसी आईपी को ट्रेस करना होता है ना, तब बहुत काम आता है। ओके, बंद कर लो। ये टाइम लेता है, अच्छा खासा टाइम लेगा ये। तब ना टाइम लेता है सर, डिपेंड करता है आपके होस्ट के ऊपर। मतलब मैक्सिमम 1 आवर या नहीं, ऐसा 1 आवर नहीं, मिनट ले सकता है। वो डिपेंड करता है कि वो कब तक वो पूरा पाथ को वो कर ले, मतलब वो कर लो, क्या बोलते हैं उसको, कंप्लीट ना कर ले, जब तक वो करता ही रहेगा ये। ओके, आपने यहाँ पर रोक दिया है सर? हाँ रोक इसलिए दिए क्योंकि नेक्स्ट मेरे को देखना है हम लोग। अब आते हैं आगे।
हुईज के बारे में जानते हैं आप लोग? कभी सुने हुईज? HWHOIS। हाँ सर। बताओ सर, बताओ। सर ये एक रिकॉर्ड होता है अच्छा, किसका? डोमेन नेम्स का। करेक्ट। और कुछ? और सर जैसे हम लोग कोई भी अगर डोमेन परचेज करता है वो जाहिर सी बात है वो अपना इंफॉर्मेशन देगा। तो हम अच्छा। ये सब कुछ आईना ही मैनेज करते हैं। देखो, बेसिकली हुईज, करेक्ट, ठीक है बोले आप। हुईज बेसिकली काइंड ऑफ एक रिकॉर्ड होता है जहाँ पर आप दुनिया में जितने भी डोमेन परचेज किए जाते हैं ना, तो उस डोमेन का ना एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। अब वो रिकॉर्ड क्या होता है कि ऑनर कौन है, उसका नंबर क्या है, उसका एड्रेस क्या है, रजिस्ट्रार कौन है, सर्वर कौन सा है, प्रोवाइडर कौन सा है। अब ये जो हुईज रिकॉर्ड होते हैं ये दो तरीके से मैनेज किया जाता है, एक पब्लिक और एक प्राइवेट। ठीक है, जनरली पब्लिक रिकॉर्ड में ही होता है। अब पब्लिक रिकॉर्ड में होता ये है कि उसका पूरा डिटेल पता चल सकता है कि कौन इस डोमेन को ऑन कर रहा है, कौन इस डोमेन का ऑनर है, कौन इस डोमेन को कौन सा ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड है, और भी एक्सेट्रा इन्फॉर्मेशन जो कि पब्लिकली डेटाबेस में आपको मिल जाता है। जितने भी डोमेन प्रोवाइडर है दुनिया में, जैसे फेमस है गोडैडी, होस्टिंगर है, और भी जितने होस्ट कटर है, पब्लिक डोमेन है, बहुत सारे। तो ये ना अपने खुद के हुईज रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। अब होता क्या है जनरली कि होस्टिंग जो डोमेन का जो इन्फॉर्मेशन होता है, हुईज रिकॉर्ड होता है, वो पब्लिकली जनरली अवेलेबल होता है। तो जो हुईज रिकॉर्ड अगर पब्लिकली अवेलेबल है तो आप देख सकते हो कि वो डोमेन को कौन एक्सेस कर रहा है, उस डोमेन का ऑनर कौन है। ठीक है, एक होता है प्राइवेट रिकॉर्ड। अब प्राइवेट रिकॉर्ड में सिंपल ये होता है कि ये जितने भी डोमेन प्रोवाइडर्स होते हैं ना, ये आपसे कुछ अमाउंट चार्ज करते हैं। जब आप डोमेन परचेज कभी करने जाओगे तो आपको एक प्राइवेसी सर्विस देकर के चार्ज करेंगे आपसे कुछ 1500 रुपया। अब उसमें फायदा ये होता है कि आपका वो जो आपने डिटेल्स दिया था ना उस डोमेन को परचेज करने टाइम, उस डिटेल्स को वो हाइड कर देते हैं या फिर उसको मास्क कर देते हैं किसी दूसरे नकली इन्फॉर्मेशन से, प्राइवेसी लगा देते हैं। जिससे होता यह है कि वो रिकॉर्ड पब्लिकली अवेलेबल नहीं होता है। मतलब कोई भी उस रिकॉर्ड को, आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन को वो कोई देख नहीं सकता है। बट इसका मतलब ये मत समझना कि वो रिकॉर्ड देखा नहीं जा सकता। इसका मतलब ये मत समझना अगर कल को जाके उस डोमेन का यूज करके अगर कोई मिसयूज किया जाता है या कोई क्राइम किया जाता है तो उस डीएनएस हुईज रिकॉर्ड मिलेगा नहीं, सब मिल जाएगा। लॉ इन्फोर्समेंट एक अगर 91 का रिपोर्ट जारी करेगी ना, वो कंपनी पूरा डेटा दे देगी। बस फर्क ये होगा कि वो रिकॉर्ड पब्लिकली अवेलेबल नहीं होगा, पब्लिकली हुईज डेटाबेस रिकॉर्ड के अंदर नहीं होगा। अब आते ही है कि हम लोग हुईज इंफॉर्मेशन निकालते कैसे किसी भी डोमेन का। ठीक है, तो सिंपली अपने ब्राउजर पे जाओ और बस इतना सर्च कर दो, ऑनलाइन हुईज लुकअप। देखो होता क्या है ना, जनरली आप दो तरीके से निकाल सकते हो। बहुत सारे वेबसाइट्स होते हैं जो आपको हुईज रिकॉर्ड निकाल कर दे देते हैं। इवन अगर आपको ये पता है, आपको ये पता है कि आपका डोमेन प्रोवाइडर कौन है, तो हर डोमेन प्रोवाइडर के पास अपना हुईज रिकॉर्ड वहां भी आप जाकर देख सकते हो। बट सवाल ये उठता है कि भाई हमको पता रहे तब तो कि हमारा डोमेन या टारगेट डोमेन कहाँ से परचेज किया गया। अब यहाँ पर जब आपने हुईज लुकअप लिखा ना तो बहुत सारा वेबसाइट आ जाएगा, बट मैं बताता हूँ आप लोग को जो सबसे बेस्ट है। स्क्रॉल डाउन करना, स्क्रॉल डाउन, हाँ ये वाला ऊपर, ये वाला huiz.domaintools.com। ठीक है, अभी इस वाले साइट पर है, आप कोई भी यूज कर सकते हो, बट इसमें क्या है कि ठीक ठाक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। आप कोई टारगेट डोमेन दे सकते हो आप लोग कोई भी। एनीवन नहीं मिलेगा, हाइड किया हुआ है। अच्छा डायन भी एक घर छोड़ के पार करती है। कोई डोमेन दो, कोई आइडिया हो तो।
ये क्या है डॉट इजी कॉल, ये वेबसाइट, अरे डोमेन दो ना, ये टाइप करके दे रहा हूँ। कोडिंग सीखो डॉट कॉम सर। क्या कोडिंग सीखो डॉट कॉम डालना नहीं था। ये सही है स्पेलिंग स्पेलिंग, देख लो बताओ स्पेलिंग सही है ना, एंटर कर दो, रहेगा आपने बता देगा। एक कैप्चा आएगा। वेरीफाई करो। ये अरे सेल पर है ये डोमेन। नीचे आना। हाँ ये देखो 9 दिन पुराना है ये, ठीक है। 8/8/2025 को क्रिएट किया गया, एक्सपायर भी है। ये देखो 1 साल एक्सपायर किस दिन हो रहा है, वो आ रहा है ना डेट, वो देखो 9 दिन पुराना ये डोमेन है। यहाँ पर देखो 8/8 को परचेज किया गया है, 8/8/2026 तक ये अवेलेबल है, ठीक है। कहाँ से परचेज किया गया है, तो ये web.com है, वहां से परचेज किया गया, ऊपर में देखो बता रहा है वो। और हाँ ये रहा web.com, यहाँ से परचेज किया गया, रजिस्ट्रांट है। नीचे आना, ये इसके नेम सर्वर है, ftraining.com समथिंग जो भी है। और नीचे ये देखो हाँ नीचे अब जो रिकॉर्ड्स होंगे ना वो यहाँ पर दिखेगा। अब यहाँ पर आप लोग को एक चीज दिखाते हैं, ये दिख रहा है मास्क डिटेल्स FR फ्रांस। तो इन्होंने जिनका भी ये डोमेन है ना, उसमें हो सके ये प्राइवेसी है, तभी वो आ रहा है मास्किंग इनेबल। जिनका प्राइवेसी नहीं होगा ना, तो ये रजिस्ट्रांट नेम, सिटी, स्टेट, पोस्टल कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस सब आ जाएगा, पूरा डिटेल्स आ जाएगा। कोई और डोमेन, एक और डोमेन चैट में दिया, उसको चेक करना सर। अभी हमको कोई डोमेन याद नहीं आ रहा है जिसमें डिटेल्स आ रहा है, बहुत सारे लोग का निकलता है। एंटर कर दो। ये देखो कोड आईडी से परचेज किया गया है, और जो सर्वर यूज किया जा रहा है वो वेब होस्ट box.net और इंडिया से ही ऑपरेट किया जा रहा है, ठीक है। नीचे आओ। ओके, इस पे भी प्राइवेसी लगा हुआ है। ये देखो एरिजोना ये आ रहा है ना, रिडक्टेड फॉर प्राइवेसी, इस पे भी प्राइवेसी लगा हुआ है। बट इसमें जो सबसे कॉमन चीज देखने वाली बात है कि इसका होस्टिंग सर्वर पता चल जा रहा है। तो बहुत बार क्या होता है, जो स्कैमर्स होते हैं ना, वो लोग ना प्राइवेसी लगा देते हैं ताकि पब्लिक रिकॉर्ड में ना आए। तो उनको ये लगता है कि नहीं पब्लिक रिकॉर्ड में रख दिए, नहीं ये डेटा तो कोई डिपार्टमेंट का लोग ट्रैक नहीं करेंगे, कुछ नहीं। होस्टिंग सर्वर तो पता चल रहा है ना, उस होस्टिंग सर्वर से वो डेटा ले लेंगे। मगर या फिर GoDaddy को एक रिपोर्ट जारी करेंगे, वो पूरा इन्फॉर्मेशन दे देगा और भेजेगा। एक करके चेक करो। काम की इन्फॉर्मेशन क्या रहेगी, पूरा काम का ही इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, नाम, नंबर, ईमेल जो भी रजिस्टर्ड होगा। अभी हम लोग को मिल रहा है जिसमें प्राइवेसी लगा हुआ, तो एंटर कर दो, अपने आप आ जाएगा। बट देखो यहाँ पर सबसे नेम सर्वर पता चल गया, अमेज़न। अच्छा AWS पे वेबसाइट होस्ट है, यहाँ देखो। नीचे आना, आओ नीचे। एक सेकंड अभी देते हैं खोज कर। सर जैसे हमने क्या किया, एक डोमेन नेम परचेज कर लिया। अब 1 साल के बाद एक्सपायर हो गया और कुछ दिनों के बाद ऐसा मान लेते हैं आपने फिर से वो परचेज कर लिया, तो अब मेरी वेबसाइट किसी और सर्वर पे होस्टेड थी और अब इस बंदे ने जो खरीदा वो किसी और पे होस्ट किया। तो अगर हम खुद पे देखेंगे तो मेरी डिटेल्स आएंगी और नए वाले की आएंगी, दोनों की आएंगी। नए वाले का
नए वाले का हाँ नए वाले का ठीक है कोई साइट कोई नहीं है साइट डोमेन नहीं है किसी का डोमेन और किसी का और से किसका देखे हम यार भी नहीं आ रहा है इनको किसी का और बहुत पुराने डोमेन है 2009 नीचे आना आई थिंक इस पर प्राइवेसी नहीं होना चाहिए इस पे प्राइवेसी है नाइलेट चेक करना और भेज रहे हैं लोग एक तरीका और होता है वो कौन सा होता है हम बताते हैं अभी उसमें भी बहुत बार रिवील कर देते हैं सर इसका चेक करिए अरे एक सेकंड कर रही है चेक कर रही है एनआईसी गवर्नमेंट ये देखो सर्वर लोकेट हो गया उसका दिल्ली यमुना बिहार से एनआईसी का सेंटर हेड ऑफिस है वहां से सर्वर चला गया ऑब्वियस सी बात है तो एनआईसी सब हैंडल करती है नीचे आना नीचे ये देखो हाँ ये रहा डिटेल्स देखो बता रहा है सुनीता डॉट हाँ ये देखो सुनीता डॉट सिंह NIC डॉट इन ये उसका ये एडमिन है उसका ईमेल रिवील कर रहा है और ऑर्गेनाइजेशन नाइलेट ठीक है और नीचे कुछ है नंबर भी बता देता है कभी ये रहा लोकेशन ये रहा और नीचे आना खैर ईमेल रिवील किया बस और रजिस्टर ईमेल मिल गया या देखो अब अगर मान के चलो ईमेल ही नहीं आ रहा है तो अटैकर सोशल अटैक कर सकता है उसके ऊपर बहुत बार बहुत सारे लोगों का नंबर सब लीक हो जाता है अब एक चीज बताते हैं अपने को बहुत बार क्या होता है ना ये थर्ड पार्टी वेबसाइट है ना ये लोग क्या करते हैं ये लोग जनरली करते ये है कि ये लोग बहुत सारे जितने भी वेबसाइट्स होते हैं उनका हुईज रिकॉर्ड पर से जाकर के डेटा निकालते हैं बहुत बार क्या होता है बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म है लाइक GoDaddy हो गया वेब डोमेन हिस्ट्री हो गया तो ये लोग क्या करते हैं थर्ड पार्टी को अपना इंफॉर्मेशन एक्सेस करने नहीं देते तो मे भी नंबर भी शो हो रहा है किधर नंबर शो हो रहा है दिखाना मेरा नीचे आना नहीं था कहाँ से नहीं वो उसका है वो GoDaddy का नंबर नहीं है नंबर आता ना तो यहाँ आ जाता है रजिस्ट्रेंट फोन के अंदर तो बहुत बार क्या होता है ना कि अब मान के चलो यहाँ नहीं मिल पाया इन्फॉर्मेशन तो बहुत बार क्या होता है कि हर जैसे मैंने बताया ना कि हर डोमेन प्रोवाइडर ना अपना खुद का हुईज रिकॉर्ड मेंटेन करता है तो उनके हुईज रिकॉर्ड पर ना इन्फॉर्मेशन मिल जाता है जैसे फॉर एग्जांपल बैक करना इसका हुईज वो नहीं है बैक करना देखो दिखाते हैं एग्जांपल के लिए जैसे फॉर एग्जांपल इसका देखो ध्यान से देखो रजिस्ट्रार में दिख रहा है आपको हुईज सर्वर जैसे इसका huiz.godaddy.com तो huiz.godaddy.com इसका सब डोमेन है तो यहीं पर जो भी प्लेटफॉर्म होगा ना आप किसी पर भी जैसे GoDaddy का बनाओ पीछे जाना कोई और दूसरे प्लेटफॉर्म पे सब में देखना उसके डोमेन के आगे हुईज लगाओ तो ये जैसे ये है huiz.registrar.amazon ये देखो नीचे ऊपर नमिता ऊपर देखो हुईज में ही देखो हुईज में ऊपर ये रहा ना रजिस्ट्रार में huiz.registrar.amazon उसके नीचे हाँ तो सबका ये होता है अपना तो अगर ऐसे ना मिले तो फिर क्या करना इसको कॉपी करो huiz.registrar.amazon अब इस पे चली जाओ अरे इस पे जाओ वो हुईज रिकॉर्ड अपना मेंटेन करता है न्यू टैब खोलो न्यू टैब वो सब डोमेन है पेस्ट करो एंटर करते अब वहां पर आपको बहुत बार क्या होता है ये क्योंकि थर्ड पार्टी टूल है ना ये एपीआई से स्क्रैप कर रहा है इन्फॉर्मेशन बहुत बार क्या होता है ये प्लेटफॉर्म डेटा नहीं देने देते डायरेक्ट तो आप अगर इसके प्लेटफॉर्म पर इसके हुईज रिकॉर्ड पर जाकर अगर आप सर्च करोगे ना तो मिल जाएगा अब ये खुल ही नहीं रहा
कोई और चेक करना बैक करके, कोई दूसरे का हुईज उठाते हैं। उस पे जाकर बैक करो। ऊपर से बैक 2 मिनट डालने पड़ेंगे। नहीं है, ऊपर में अभी आ रहा है ना गो डैडी, इसका मतलब ही नहीं बनता है। अच्छा गो डैडी चेक कर लो, गो डैडी मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि गो डैडी जैसे एक वो है पब्लिक डोमेन रजिस्ट्री, वो क्या करता है अपने प्लेटफॉर्म पे हुईज रिकॉर्ड दिखाएगा, ऐसे नहीं दिखाता है वो। अच्छा उसका भी आ गया, ये देखो गो डैडी का है ना, सबका आता है। अब यहाँ पर जाओ, जो डोमेन था उसको डाल दो। तो बहुत बार क्या होता है वो थर्ड पार्टी पे नहीं दिखाएगा, यहाँ बता देगा। डालो वही डोमेन डाल दो जो आ रहा था आपका। कौन सा था ये? हाँ क्या नाम है ये? डटिंग कॉन। तो ये ट्रिक भी अपना ना बहुत बार रिवील कर देता है ये। क्या हुआ? मैं 10 की कम रोल पे। अच्छा पता नहीं क्या। देखो यहाँ बता दिया ना डोमेन इन्फॉर्मेशन, यहाँ भी नहीं, गो डैडी नहीं बताता है। ओके नेम सर्वर बता रहा है, बट बहुत सारे प्लेटफॉर्म ना अपने हुईज रिकॉर्ड में रिवील कर देते हैं डिटेल्स। तो समझ में आ गया हुईज रिकॉर्ड कैसे निकालते हैं। ये मैनुअल मेथड है, टूल्स भी आता है, बट टूल्स का सिमिलर काम होता है। समझ में आ गया? सर डीएनएस लुकअप मतलब नहीं समझे। डीएनएस लुकअप हाँ इसी को डीएनएस लुकअप हम लोग बोलते हैं। ये भी तो डीएनएस लुकअप ही तो कर रहे हो आप। अच्छा समझ में आ गया हुईज रिकॉर्ड कैसे निकालते हैं। ट्राई मार के देखना आप लोग, बहुत सारे साइटों पे निकलता है, सबको निकलता है। अभी हमको याद भी नहीं आ रहा है साइट उतना। अब आते हैं आगे। हुईज रिकॉर्ड के बाद अब आपको एक चीज बताते हैं, रिवर्स आईपी लुकअप। ये बड़ा काम का मेथड है, रिवर्स आईपी लुकअप। होस्टिंग जानते हो आप लोग? होस्टिंग सर जहाँ पे हम वेबसाइट को फाइल्स वगैरह स्टोर करते हैं। करेक्ट। वो इस तरह यहाँ पे वेबसाइट को रखा है। हाँ सिंपल सी बात है। हाँ अब जैसे आप कोई वेबसाइट आप बनाया, आप लोगों ने कोई वेबसाइट कोड किया बकायदा, आप लोगों ने एक वेबसाइट बनाया, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है कि आपने वेबसाइट तो बना लिया, अब आप अपने सिस्टम में तो चलाओगे नहीं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आप लोकल होस्ट पे कैसे अगर चलाओगे तो लोकल होस्ट पे रखना एक्सेस कर पाओगे, बट आपको उस साइट को ओवरवैन एक्सेस कराना है। तो क्या करते हैं उसके लिए होस्टिंग होता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि होस्टिंग हम लोग एक किसी कंपनी जैसे GoDaddy है, होस्टिंगर है, तो काइंड ऑफ हम लोग रेंट करते हैं, एक स्पेस रेंट करते हैं कि हमको 2 GB का होस्टिंग दे दो। तो हम अपने वहाँ पर उस होस्टिंग पर जाकर के अपने वेबसाइट्स को कोड को होस्ट कर देते हैं। फिर वो होस्टिंग सर्वर हमें एक आईपी देती है। वो आईपी से हमारा जो वेबसाइट का डेटा होता है वो हम वर्ल्ड वाइड लेवल पे एक्सेसिबल हो जाता है। अब उसी को फिर उस पे हम लोग डोमेन रजिस्टर करा देते हैं, तो फिर वो वेबसाइट का एक नाम हो जाता है, वो नाम हो गया उसका, उस नाम से फिर हम लोग उस वेबसाइट को एक्सेस करते हैं। बट होता ये है कि जनरली होस्टिंग प्रोवाइडर होस्टिंग जो होता है ना वो जनरली 2 तरीके के देखने को मिलते हैं। एक होता है शेयरेबल होस्टिंग और एक होता है डेडिकेटेड होस्टिंग। शेयरेबल होस्टिंग में होता ये है कि वो थोड़ा चीप होते हैं, मतलब सस्ते होते हैं दामों में। और उसमें होता क्या है कि एक होस्टिंग प्रोवाइडर एक ही सर्वर पे मल्टीपल वेबसाइट होस्ट कर देता है, मल्टीपल वेबसाइट। और हर वेबसाइट का जो एक्सेस होता है वो अलग अलग डोमेन के हिसाब से उनको दे देता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई घर रेंट आपने जैसे होता है ना लॉज होता है, पीजी होता है फॉर एग्जांपल। अब पीजी में कैसे होता है कि बहुत सारे लोग रहते हैं, मतलब अगर कोई 10 कमरे का है तो उसमें एक कमरा मालिक रहा है उसमें और बाकी का 9 कमरा किसी को रेंट पे दे दिया। एक फ्लैट होता है घर, ठीक है, वहाँ पर 3 फ्लोर का घर है, एक पूरा फ्लैट एक यूजर कोई रेंट कर लिया, बाकी नीचे पे जो टेनेंट बोले मालिक है वो रह रहा है। अब फर्क ये है कि जो पीजी होता है वो चीप होते हैं, सस्ते होते हैं, जो लॉज होते हैं वो सस्ते होते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग रह रहे हैं, एक ही कमरे में 2 3 4 लोग रह रहे हैं, ठीक है।
और जो फ्लैट होता है महंगा होता है। क्यों? क्योंकि उसको आपने पूरा एक एरिया ही एक्वायर कर लिया, आप उसका रेंट महंगा होता है। सेम चीज यहाँ होता है। तो जो शेयरेबल होस्टिंग होता है, एक ही होस्टिंग के अंदर मल्टीपल वेबसाइट्स को होस्ट कर दिया जाता है। और जो डेडिकेटेड होस्टिंग होता है वो थोड़ा महंगा होता है। और उसमें क्या होता है कि आप उस पूरे होस्टिंग को परचेज कर लिए। अब उसमें आपको एक लिमिट दे दिया जाता है कि आप 4-5 वेबसाइट अपना खुद का आप उस पर होस्ट कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, बट वो महंगा होता है। अब मैं इस चीज को इसलिए बता रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल बहुत बार क्या होता है कि कोई लेट्स से कोई स्कैम पेज चला रहा है, कोई स्कैमर है, कोई वेबसाइट होस्ट करके रखा हुआ है। अब होता क्या है कि जनरली जितने भी ये वेबसाइट हो गए या फिर ये जो आप लोग कभी गौर करना, ये जो पायरेटेड जो मूवी जो भी शेयर करते हैं, ये लोग कभी भी एक डोमेन पे रहेगा नहीं, बार बार अपने नामों को चेंज करता रहता है, बार बार डोमेन चेंज, नाम सेम रहेगा बट डोमेन बार बार चेंज करता रहता है, बार बार होस्टिंग भी बदल, ताकि ये लोग पकड़ा ना जाए। अब होता यह है कि फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट पकड़ा गया जो स्कैम कर रहा था। अब उसने अब गवर्नमेंट एजेंसी ने उसको बंद कैसे किया? उसके होस्टिंग सर्वर को ही सीज करा दिया, होस्टिंग सर्वर को मेल डाल के सर्वर को ही सीज कर दिया। बट बात क्या होता है कि वो फिर कुछ समय बाद वो उसी होस्टिंग सर्वर से कोई दूसरा वेबसाइट को होस्ट करनेगा वो लोग। अब हमें अब इसको पता कैसे, अगर हमें करना हो कि उस होस्टिंग सर्वर पे, कोई भी पर्टिकुलर होस्टिंग सर्वर पे और कितने वेबसाइट या कितने डोमेन होस्ट किया गया, उस केस में हम लोग रिवर्स आईपी लुकअप का तरीका अपनाते हैं, जिसमें हम उस होस्टिंग सर्वर की आईपी को ही रिवर्स कर देते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि उस होस्टिंग सर्वर पे कौन से और दूसरे वेबसाइट्स को रन किया जा रहा है। एग्जाम्पल के लिए अब इसका फायदा ये होगा कि अगर कोई स्कैम पेज रन कर रहा है, तो अगर हमें पता चल जाए ना कि इस नाम से ये और स्कैम पेज रन किए जा रहे हैं, तो हम सबको बंद कर देंगे, उसके पूरे होस्टिंग सर्वर को ही डाउन कर देंगे। ठीक है। अब उसके लिए हम लोग यूज करते हैं रिवर्स आईपी लुकअप। हालांकि रिवर्स आईपी लुकअप करने के लिए बहुत सारे पेड सब्सक्रिप्शन टूल्स भी आते हैं, मैनुअली भी बता देते हैं और ऑनलाइन टूल्स का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप सिंपली अगर आप लिखोगे ना रिवर्स आईपी लुकअप, और फॉर एग्जांपल ये वाला आप लोग यूज करना, हैकर टारगेट सेकंड नंबर, इसको ओपन करो। अब एग्जांपल के लिए यहाँ पर रिवर्स आईपी लुकअप का बात बोल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है हमें आईपी देनी होगी। अब हमारा टारगेट है वो नमिता वो वाला वेबसाइट लेना जो W3 स्कूल या ये जो भी है डॉटिंगोस क्या था इसका डोमेन लेना। अब इसको पिंग करके इसका आईपी निकालो होस्टिंग सर्वर। ये अब तरीका अपनाना, कोई कुछ भी सब्सक्रिप्शन लेने की कोई काम करता है। एंटर कर दो। ओके, आईपी मिल गया हमें। कंट्रोल सी उस आईपी को हम लोग कॉपी करेंगे। आईपी कॉपी करने के बाद उस वेबसाइट पे आ जाओ आराम से। कॉपी हो गया। कंट्रोल सी से भी हो गया। अब उस साइट पे आने के बाद यहाँ पर पेस्ट करो। ओके, आई एम नॉट रोबोट। नीचे आओ, फाइंड डीएनएस रिकॉर्ड फ्रॉम आईपी। वेट करो। ओके, एक सेकेंड, वो लास्ट में कॉलन हटाओ। लास्ट में कॉलन लगा हुआ है। ये लो, ये देखो नीचे लिस्ट आ गया। ये जितना भी वेबसाइट आपको दिख रहा है ना, ये सारे उसी होस्टिंग सर्वर पे होस्ट है। और ये बहुत काम का इंफॉर्मेशन है। अब पता है क्या किया जा सकता है? अगर उसका मेन वेब एडमिन पैनल होस्टिंग सर्वर ही अगर कॉम्प्रोमाइज हो गया ना, तो ये सारे वेबसाइट डाउन जाएंगे। ये सारे वेबसाइट को एक्सेस किया जा सकता है। ये जितने भी लिस्ट में वेबसाइट आ रहे हैं ना, ये उसी पर होस्टेड है जिसपे जिसका आईपी चेक किया अब एक उस होस्टिंग सर्वर पे होस्टेड है। होस्टिंग सर्वर होस्ट है। अब एक दिखाते हैं, कंट्रोल F प्रेस करना। कंट्रोल F। ज्यादातर JDG.com क्यों दिख रहा था?
सारे जितने ये लिस्ट में आ रहे हैं ना, ये सब उसी होस्टिंग सर्वर पे होस्ट है जिसका हम लोगों ने आईपी निकाला। अब आप ना वो डोमेन पेस्ट करना, ये अलग अलग वेबसाइट है, राइट सर? हाँ, यस। इवन अगर वो ये रहा देखो, और इसका ये रिवील कर रहा है इस पे वेब डिस्क और वेबमेल सर्विस रन कर रहा है, ये देखो है ना उसी लिस्ट में। इवन अगर शेयरेबल डेडिकेटेड होस्टिंग भी होगा ना, और अगर वो सेम होस्टिंग पर और भी 3-4 वेबसाइट अगर रन कर रहा हो ना, तो आप लोग इस तरीके से ट्रैक कर लो कि और कौन सा डोमेन रन कर रहा है। तो इसी को बोलते हैं रिवर्स आईपी लुकअप। और अगर यही चीज मैनुअली करना है ना, तो बताते हैं बिंग सर्च इंजन खोलो आप लोग। बहुत सिंपल तरीका है, कोई टूल वूल कुछ नहीं। अगर एकदम बिंग उसी में सर्च करो, बिंग माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन होता है बिंग, ठीक है, याद रखना आप लोग। सर्च करो बिंग हटाओ डोमेन, वो उसी होस्टिंग सर्वर पे वो सारे वेबसाइट होस्ट, वो डोमेन अलग। अब यहाँ पर आपको लिखना है आईपी कॉलन स्पेस डबल स्पेस देने के बाद डबल कोट के बाद वो जो हम लोगों ने आईपी कॉपी किया था ना, वो आईपी डाल दो बस। विंडो वी या उस वेबसाइट पर है ना ऑलरेडी ऊपर में रिवर्स साइकिल कॉलम हटा दो डबल कोट और बस एंटर कर दो। ये लो ये जितना वेबसाइट लिस्ट में आ रहा है ना, ये सेम वही उसी पर होस्टेड है। ये मैनुअल तरीका होता है निकालने का। बट याद रखिए ये ओसेंटी तो कर रहे हैं सर, ओसेंटी अरे बहुत काम की चीज है। कभी आप इस तरीके का चीज आएगा ना, तब करके देना। कोई टूल वूल का जरूरत नहीं, सिंपल तरीका है, ट्रिक होता है, मेथड होता है। मतलब इसे हम तब यूज कर सकते हैं कि इन केस की जब हमारे पास किसी के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना हो, या कहीं पर हमारे पास इंफॉर्मेशन के लिए कोई बोल रहा है, अगर हम किसी कंपनी में हैं, तो हम इस तरीके से वहाँ का इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, इस तरीके हम इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं खुद कुछ हद तक। खास करके वो डिपेंड करता है कि किस तरीके का वेब पेन टेस्टिंग में भी हम लोग यूज करते हैं। अब डिपेंड करता है कि आपको किस पर्पस के लिए किया गया है। अब फॉर एग्जांपल लॉ एनफोर्समेंट के लोगों ने इनको पता करना होगा कि यार कौन सा और वेबसाइट रन कर रहा है, तो आप सिंपल ये तरीका अपना लो। आप टूल से कर लो, मैनुअली कर लो, जैसे करना है कर लो। यहाँ तक क्लियर है? यस सर, बोलो। इंफॉर्मेशन ये मिली कि उस होस्टिंग सर्वर पे और कौन सा वेबसाइट होस्ट है ना, वो पता चल गया हमें। रिवर्स किए हाँ अभी वो पता चल गया। ओके समझ में आ गया सबको? नेक्स्ट अब आते हैं सबडोमेन क्या होता है पता है? हाँ सर डोमेन का डोमेन यस। जैसे आपका वर्डप्रेस पे अगर हम साइट होस्ट करते, जैसे dux.wordpress.com, तो दक्ष सब डोमेन हो गया। जैसे अभी हम लोगों ने देखा था ना godaddy.com, वो डोमेन था, बस whois.godaddy वो सब डोमेन हो गया। डोमेन का सिंपल आंसर होता है इसका। जैसे फॉर एग्जांपल google.com क्या है? डोमेन। drive.google.com क्या हुआ? सब डोमेन। लेट्स एग्जांपल अगर मान के चलो हमें कोई एक डोमेन है हमारा। अब उसी डोमेन में हमें कुछ और सर्विसेज रन करनी है, जैसे मेल सर्विसेज रन करनी है, अकाउंट सर्विसेज रन करनी है, तो हम ऑब्वियस सी बात है ना, अलग डोमेन तो लेंगे नहीं, उसी डोमेन में करना है। तो उस केस में ना हम लोग सब डोमेन क्रिएट कर देंगे। जैसे google.com क्या हो गया मेन डोमेन, बट गूगल के अंदर बहुत सारे सर्विसेज है ना, drive.google.com, docs.google.com,
हम जो कर रहे हैं गूगल हाँ meet.google.com यस करेक्ट meet.google.com। तो सेम चीज सब डोमेन है। अब हम लोग को सब डोमेन क्यों पता करना होता है? ऑब्वियस ही बात है, आप वेब पेन टेस्टिंग करोगे कल को जाके या फिर इंफॉर्मेशन गैदरिंग में हमें सब डोमेन पता करना होता है कि एटलीस्ट पता तो चले कौन कौन से और सर्विसेज को रन करा रहा है। ठीक है। अब सब डोमेन पता करने का बहुत तरीका होता है। जनरली क्या होते हैं, जैसे कि बहुत सारे टूल्स आते हैं, जैसे बहुत सारे हैं, सब फाइंडर है, सब लाइनर है, सब लिस्टर है, फज है, पफ है, सब्जी है, भरे पड़े हुए हैं। बट होता क्या है, बहुत कॉमन तरीका है कि आप मैनुअली भी निकाल सकते हो। जैसे कि सबसे कॉमन तरीका हम लोग अपनाते हैं सब डोमेन निकालने का वायरस टोटल सबसे बेस्ट और सबसे सिंपल इजीएस्ट तरीका होता है। वायरस टोटल अगर जिनको नहीं पता शॉर्ट में समझ जाओ, एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको एंटीवायरस बहुत सारे इंजन्स देखने को मिलते हैं, जहां पर आप किसी भी फाइल, किसी भी डोमेन, किसी भी यूआरएल, किसी भी हैश को आप वहां पर मल्टीपल एंटीवायरस से स्कैन करा सकते हो। ठीक है। तो अब उसमें एक फायदा, एक खासियत ये है कि वो सब डोमेन को भी फाइंड करता है। ठीक है। तो कैसे करेंगे? सिंपली सर्च करना वायरस टोटल, फ्री है, ओपन सोर्स है। अब फ्री मतलब कुछ काम निकल जाता है हमारा। अब इस पे आना वायरस टोटल पे, सबसे इजीएस्ट तरीका सब डोमेन निकालने का। अब जैसे ऊपर में आ रहा है ना यूआरएल, आईपी एड्रेस, डोमेन एंड फाइल हैश, वहां पर जो हमारा वो डोमेन था ना जो भी डी करके था, उसको पेस्ट कर दो। अब जैसे इसका ऐसे हमको दिख रहा है, दो ही सब डोमेन मिल रहा है, वेब डिस्क और वेबमेल, पर ठीक है देख लेते हैं। और बस एंटर प्रेस कर दो। अब देखो ये ऐसे एंटीवायरस, जितने भी एंटीवायरस होते हैं इनके स्क्रिप्ट, इनके इंजन्स लगे होते हैं, तो ये वहां पर जाकर सबको ये स्कैन करा दिया। ठीक है। खैर हमें तो फिलहाल सब डोमेन देखना है, तो डिटेल्स पर जाएंगे। डिटेल्स पर हाँ, यहाँ पर अपना नहीं, रिलेशन। अच्छा, एक सब डोमेन का सबसे अच्छा एग्जांपल बताते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पेरेंट सब डोमेन का सबसे बढ़िया एग्जांपल है। ठीक है। जैसे कि अगर आप लोग स्कूल कॉलेजेस में नाम लिखाते हो तो ऑब्वियस सी बात है उनके भी नाम आते हैं ना। आप कुछ अच्छा करोगे तो बोलेगा ना फलाने की मम्मी, फलाने के पापा, या उनका बेटा है ना। तो सेम चीज यहाँ पर सब डोमेन वही है। अब जैसे ही यहाँ पर रिलेशन ही तो है। अब देखो यहाँ पर जैसे ही सब डोमेन पे क्लिक किया, ये देखो ये सारे सब डोमेन से। अब वहां पर उस पर दो ही पता चल रहा था, बट यहाँ पर देखो कितने सारे, ऑटो डिस्कवर, एफटीपी, सीपी कॉन्टैक्ट, सी पैनल, सीपी कैलेंडर, मेल, वेब डिस्क, वेबमेल, और ये उनकी आईपी एड्रेसेस भी है। तो ये सब डोमेन यहाँ से इजीली आप पता कर सकते हो, किसी का भी सब डोमेन। और ये तो बहुत हाँ, ये सारा काफी है, बट बस ठीक है, समझ में आ गया यहाँ पर। आईपी से भी सर्वर की इनसाइड जा सकते हैं ना। हाँ, तो वो किए तो थे रिवर्स करके, वो रिवर्स करके पता ही तो की बात कर रहा हूँ। अरे अभी थोड़ा सा रुक जाओ, सब पता चल जाएगा, टाइम लगेगा। समझ में आ गया यहाँ तक? कॉमन तरीका एक और तरीका अपनाते हैं। एक टूल है, वो बड़ा मस्त है, वो ऑनलाइन ही है और वो भी इंफॉर्मेशन देता है। सर्च करना सब डोमेन फाइंडर डॉट C99। C99 बस एंटर कर दो। ऐसे डॉट NL होता है, बट एंटर कर दो, आ जाएगा फर्स्ट नंबर। अब एक चीज ध्यान रखना, इस पे एक प्रॉब्लम है। अगर आप डोमेन को स्कैन कराओगे तो यहाँ पर ये पब्लिकली उसको शो करा देगा। अगर आप चाहते हो कि जो आप डोमेन को स्कैन करा रहे हो पब्लिकली ना शो, तो वहाँ पर प्राइवेट स्कैन नीचे एक ऑप्शन होता है, अगर आप उसको चूज कर दोगे तो वो स्कैन नहीं आने देगा पब्लिकली। जैसे आपने यहाँ पर स्कैन किया ना, देखो लिस्ट में आ गया डटिंग कॉन तो यहाँ लिस्ट में आ गया। अब इसके बाद अगर इस डोमेन पर वेबसाइट पर आकर अगर स्कैन करेगा तो वो इस लिस्ट में आएगा। तो अगर फॉर एग्जांपल
आप लोग कल को जाके कोई ऐसे आप यूएपीटी या डब्ल्यूएपीटी परफॉर्म कर रहे हो तो आप नहीं चाहते हो कि वहां पर इंफॉर्मेशन रिवील हो, तो उस सर्च करने से पहले वो प्राइवेट स्कैन वाले ऑप्शन को टिक कर लेना। अब देखो यहाँ भी बता दिया। ये क्या आ रहा है, सो वन सब डोमेन विदाउट आईपी, नीचे आना जरा, उस पर क्लिक करना। एक सब डोमेन और है जिसमें आईपी नहीं दिखा रहा है, आईपी है। हाँ ये रहा, इसमें आईपी नहीं है, बट ये देखो। तो सबसे आसान तरीका होता है सब डोमेन्स पता करने का। सर क्या कहना के बगल दिखा रहा है मतलब वो क्लाउड, अच्छा वो बादल का सिंबल है जो नहीं ये आप दिख रहा है ना कि तो वन सब डोमेन विदाउट आईपी, तो उसमें आईपी आईपी असाइन नहीं है, नहीं उसके जगह पे वेबमेल चल रहा होगा, वो डिसेबल्ड है मे बी, उस पे आईपी असाइन नहीं है। वो डोमेन एक्टिव है बट आईपी असाइन नहीं है, उसके जगह पे मे बी वेबमेल रन कर रहा है। एक ही सर्विस रन होगा ना मेल का, एक ही सर्विस रन होगा, तो इसलिए वो उसने दिखा रहा है। ओके समझ में आ गया यहाँ तक? क्लियर है? क्लियर। अब देखो ये तो मैनुअली हो गया। अब थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। जैसे एक ऑटोमेशन पे चलते एक वेबसाइट है, एक सेकंड। और एक वेबसाइट था, हमको याद नहीं आ रहा इतना। छोड़ो उसको बाद में देखेंगे। आज आगे बढ़ते हैं। अब अगर ना किसी अब ये तो चलो ठीक है कि मेरे पास डोमेन है तो हम देख पा रहे हैं, बट लेट्स से अगर मैं थोड़ा और डिटेल इंफॉर्मेशन या रिपोर्ट पूरा इंफॉर्मेशन चाहिए तो कैसे करते हैं? एक वेबसाइट बताते हैं आपको, सर्च करना नेटक्राफ्ट, NETCRAFT, नेटक्राफ्ट। सिर्फ नेटक्राफ्ट लिख दो, आ जाएगा अपने आप। हाँ, इस पे जाना, उसमें रिसर्च टूल्स आ रहा है, रिसर्च टूल्स या डीएनएस का। हाँ रिसर्च टूल्स, उसमें नीचे आओ। देखो इसमें ना बहुत सारा ऑप्शंस दे रखा है। जैसे सबसे पहला ऑप्शन है ना, ऊपर में आना, ऊपर ये रहा, साइट रिपोर्ट पर क्लिक करो। अब इसमें पता है क्या है, आप अगर किसी भी डोमेन टारगेट को दे दोगे ना, पूरे डोमेन का पूरा एकदम कच्चा चिट्ठा निकाल कर देगा, एकदम एक इन्फॉर्मेशन, सारा कुछ। मतलब जो इन्फॉर्मेशन हम लोग एक करके जो मैनुअली कलेक्ट कर रहे थे ना, वो सारा का सारा इन्फॉर्मेशन ये निकाल कर देगा। आप डाल दो वही डोमेन जो हम लोग देख रहे थे। इवन सर्वर सब रिवील कर देगा ये, अगर मिला तो। उसको याद नहीं आ रहा, एक और ये देखो पूरा डिटेल देते एक ही जगह पे। आपको कहीं से जाकर कुछ अलग से सर्च करने की जरूरत भी नहीं है। सी पैनल भी रिवील कर रहा है उसका। और नीचे आना, जैसे यहाँ पर देखो हु इज पब्लिक डोमेन रजिस्ट्री.com, ऊपर आना, वो देखो इसका नेम सर्वर ऑर्गेनाइजेशन बता रहा है ना, पब्लिक डोमेन रजिस्ट्री। और नीचे अब देखो सारा इंफॉर्मेशन बता रहा है पूरा। ये पूरे इंटरनेट से कलेक्ट करता है इंफॉर्मेशन को। क्या हुआ? नीचे आओ, देख लो बहुत सारा इंफॉर्मेशन होगा अभी। और नीचे देख लो
ये जियो लोकेशन के हिसाब से बता रहा है कि सर्वर कहाँ कहाँ लोकेटेड है। ये जो ब्लू डॉट आ रहा है ना इंडिया में, ब्लू डॉट, यहाँ पर सर्वर लोकेटेड है। गुजरात में है क्या? उस पे कर्सर ले जाओ, अपने आप बता देगा। मल्टी लोकेशन क्या देखा है? सर्वर लोकेशन, जो सर्वर जहाँ पर ये वेबसाइट रन किया जा रहा है ना, उसका वो बता रहा है। ठीक है, और नीचे आना, और नीचे आओ। बाकी और भी सारा डिटेल इसमें आई थिंक जो मेल आईडी यूज किया जा रहा है ना, वो उसमें आउटलुक यूज किया जा रहा है। ये देखो रिवील कर रहा है, एसपीएफ आउटलुक का यूज किया गया है। ठीक है, और नीचे आना, और नीचे बाकी कुछ नहीं मिला। ठीक है, बैक करो। इसमें और बताते हैं, इसमें और एक दो टूल बड़ा काम करता है। बैक करो, और बैक करो। इसमें ना नीचे आओ। जैसे यहाँ पर ये देखो सर्च डीएनएस है, इस पर क्लिक कर दो। ये पता है क्या काम आता है? अगर आपको कोई फिशिंग साइट या फिशिंग डोमेन, या फिर अगर आपको सिर्फ नाम पता है आपको, और आपको पता करना है कि भाई उस नाम से कोई वेबसाइट रन कर रहा है, तो ये बता देगा। एक काम करो, बस कोई डोमेन दो, सिर्फ डोमेन दो, .com देने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, जैसे ये नाम, हमको ये नाम मिला, और यहाँ पर सर्च किए, ये देखो बता देगा। नो रिजल्ट फाउंड। बैक करना, एक सेकेंड। साइट कंटेंट्स पर क्लिक करो। साइट कंटेंट्स लेफ्ट हैंड साइड, साइट स्टार्ट विद पाथ चेंज करके देखना होता है कि सर्च करो, नहीं मिल रहा है इसका। और कोई दूसरा डोमेन डाल के देखना। डाल दो। अरे नहीं, इतना कॉमन क्या। अच्छा हाँ, एप्पल डालो। देखो एप्पल के नाम से कितना देखो, ये देखो फिशिंग वाला भी चला रहा है बहुत सारा। एप्पल के नाम से देखो कितना डोमेन है। उनके सर्वर कौन से यूज किए जा रहे हैं, कब किया जा रहा है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अंदर है, सब बता देगा। एक सेकंड, ये जनरली हम लोग पता है कब यूज करते हैं? जब हम लोग को कोई फ्रॉड वेबसाइट या जो स्कैम पेज चला रहे होते हैं ना, उनको बैक करो। एक काम करो, वहाँ पर इंस्टाग्राम डालो, इंस्टाग्राम या इंस्टाग्राम डालो। देखो कितने सारे लोग फेक फिशिंग पेज चला रहे हैं इंस्टाग्राम के नाम पर। अब पता कैसे करेंगे ओरिजिनल? ऑब्वियस सी बात है, ओरिजिनल होगा तो मेटा आएगा, फेसबुक आएगा। जैसे फर्स्ट वाला सही है, बाकी देखो नेम सर्वर नेट ब्लॉक देखो अजीब आ रहे हैं। ये देखो अगर पूरा डिटेल चाहिए तो उसके ठीक सामने जो एक रिपोर्ट का लोगो बन रहा है ना, उसके ठीक सामने एंड में उस पर क्लिक कर, उसका पूरा साइट रिपोर्ट निकाल कर देंगे। ताइवान से रन कर रहा है। अगर ये देखना है ना कि साइट कहीं से कोई मलिशियस है कि नहीं, तो उसके ठीक सामने देखो वायरस टोटल का डायरेक्ट लिंक है। उसके नीचे उस पे क्लिक कर दो, वो डायरेक्ट वायरस टोटल पे स्कैन करा देगा। नहीं, मेटा का ही है, मेटा का दिख गया था। ये देखो, अगर मलिशियस होता तो यहाँ पर बता देता कि फ्लैग्ड है, मतलब वो मलिशियस मेटा का ही है। नीचे आ गया, उसमें दिखा तो रहा था। पीछे जाओ दोबारा, वहाँ देखो नीचे ऑर्गेनाइजेशन, मेटा प्लेटफॉर्म, यूनाइटेड स्टेट, DNS@facebook.com। ऐसे चेक करते हैं। मतलब अगर कोई नाम है तो उस नाम से अगर कोई DNS रजिस्टर्ड है या नहीं है, इस तरीके से हम लोग पता लगाते हैं। एक तो मेटा क्या मेटा क्या है? मेटा जो मेटा और इसके अंदर फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों। अच्छा ओके। अब एक ना साइट और भेजे आप लोग को, चेक करना। मीट में ग्रुप में भी डाल दिए ऐसे आप लोग को। एक और भेज पहले इसको इसी को खोज रहे थे।
ये काइंड ऑफ ना, ये पूरा ऑटोमेशन है, ये पूरा विजुलाइज कर देगा आपको पूरे, मतलब जो इन्फॉर्मेशन हम लोग एक एक करके इकट्ठा करते हैं ना, ये एक ही जगह पर ला कर रखेगा आपका सारा का सारा। बस इसको डोमेन डाल दो, यूआरएल डोमेन जो भी है एक खुद एनालाइज यूआरएल https लगा दो ना आगे, https:// ये हटाना, पॉपअप नमिता पॉपअप हटा। आप देखो ये बेसिकली 37 प्लेटफॉर्म के ऊपर ना ये डेटा कलेक्ट करता है। अब देखो 29 पे कंप्लीट कर दिया, देखो पूरा डिटेल निकाल कर दिया। इवन की कुकीज कौन सा उठा रहा है, उसका सेशन आईडी क्या है, डोमेन का होइज, पूरा एक इन्फॉर्मेशन। ये देखो हेडर्स कौन से यूज हो रहे हैं, कौन से कंट्री में इसको ब्लॉक किया गया है कि नहीं, वो बता देगा। नीचे आना, स्क्रॉल डाउन करके आते जाओ। डीएनएस सर्वर्स, सोशल टैग कहाँ सोशल मीडिया, हाँ कौन से पोर्ट्स ओपन है, ये सब बता देगा। एक सेकंड सुन तो लो। फर्स्ट टाइम कब आर्काइव डेटा दिखा रहा है। फर्स्ट टाइम स्कैन किया गया था 15 अगस्त 2013 को, कोई और स्कैन किया था। लास्ट ये जुलाई में भी स्कैन किया गया है। टोटल 19 बार इसको स्कैन किया गया, चेंजेस किया गया इस वेबसाइट के अंदर 17 बार। पूरा बता रहा है ये राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में। लिंक पेज देखो, वहां पर देखो एक्सटर्नल लिंक पे क्लिक करो। 19 जगह पे ना ये राइट हैंड साइड नीचे उसी के नीचे 19 जगह पर ये वेबसाइट मेंशन किया गया। फेसबुक पर अकाउंट है इसका, कहाँ जहाँ ये मेंशन है ना वो सब यूआरएल डायरेक्ट दे। एक्सटर्नल लिंक्स उनका भी पता लगाने में काम आता है। प्लस उसमें देखो उस साइट के अंदर साइट मैप रिवील कर रहा है या फिर कोई इंफॉर्मेशन वो सब बता देगा। अगर देखना चाहते हो राइट क्लिक करो, ओपन लिंक इन न्यू टैब, तो उसका जो साइट में का कोई मेटा डेटा होगा वो बता देगा। ये देखो दी कमिटेड हेल्दी, अब इसको चेक करना पड़ेगा इसमें क्या है। ठीक है भाग गया इसमें। वापस आना। अब देखो ब्लॉक लिस्ट बता रहा है कहाँ ब्लॉक किया गया इसको, कौन सा प्लेटफॉर्म पर अगर ब्लॉक किया जाता ना तो नॉट ब्लॉक की जगह ब्लॉक आ जाता, तो मतलब कि उस प्लेटफॉर्म में से ब्लॉक कर रखा है। जनरली इसको थ्रेट इंटेलिजेंस में भी लेते हैं। ठीक है, और नीचे सब बता देगा इसका टीएक्सटी रिकॉर्ड क्या है, सब कुछ। यहाँ से ये जितना डेटा है उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो, रिजल्ट को आप देख भी सकते हो। और ये जो नीचे जितना आ रहा है ना, ये सारे टूल्स यूज किया है जिससे ये सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया। एक और भेज रहे हैं, उसमें तो पूरा एकदम ग्राफ बनाकर दिखा देगा। मतलब आपको कहीं पर प्रेजेंट करना हो ना तो आप एकदम दिखा सकते हो बकायदा। डीएनएस टर्म्स चेक करो, भेजे मीट को। स्टार्ट टेस्ट कि पूरा टेस्ट सब कुछ कर देगा ये। इवन पूरा एकदम माइंड मैप बना कर देगा ग्राफ में विजुअलाइजेशन के साथ। नीचे आओ और नीचे देखो माइक्रोसॉफ्ट का वो यूज हो रहा है, मेल था ना उसमें। ये देखो बता दिया एसएसएच यूज किया जा रहा है, वर्जन 7.4 है। ओके अपाचे का वेब सर्वर यूज किया जा रहा है, कौन सा सर्वर है सब बता रहा है। वो देखो सब डोमेन के साथ तक बकायदा बताया कि वो सब डोमेन में कौन सा सर्वर है, एसएसएच का वर्जन कौन सा यूज किया जा रहा है। इससे पहले तो क्लाउडफ्लेयर दिखा रहा था ना, सिर्फ इसी में आया कि अपाचे डिटेक्ट करता है पूरा। और नीचे अभी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन होगा। ये मेल सर्वर का है जो आउटलुक का यूज कर रहा है ना, मेल सर्वर इसकी आईपी। ऑब्वियस सी बात है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का यूज कर रहा है मेलिंग के लिए। नेम सर्वर सारा कुछ बता रहा है। एफटीपी का कौन सा वर्जन यूज कर रहा है, सब वल्नरेबल है। नीचे आओ और ये रिवर्स कर रहा है। आपने बोला वो कहां पे दिख रहा है कि कैसे बोलते वो हम बताएंगे ना वल्नरेबिलिटी, वो हमको पता है वो वल्नरेबल है। वो वर्जन जो है ना वो वल्नरेबल है, हमको मालूम है। कौन सा ऊपर में देखो वो आ रहा है।
ओपन एसएसएस 7.4 प्योर एफटीपी के लिए यूज हो रहा है। और ये वो हमको पता चल रहा है वल्नरेबल है कैसे क्यों आप बाद में पता चल जाएगा आप लोग को। नीचे आओ। ये एफटीपी वाला है वो वल्नरेबल वर्जन है ऐसा ना? नहीं वो देखना पड़ेगा बट है डाउट क्या है ही वो। और नीचे आओ मेन सर एक सेकंड रुको। ये देखो ये ग्राफ बना कर दे दिया कनेक्शन कैसे कनेक्ट कर रहा है ये बहुत काम का चीज होता है। जब अगर हमें ना कहीं पर अगर शोकेस करना हो ना तो ये दिखाया जा सकता है ये कहाँ जैसे डीएनएस मेल एक्सचेंज में ये यूज कर रहा है, वेब डिस्क कहाँ कनेक्ट कर रहा है पूरा दे दिया डिटेल। अब चाहो तो इसका एक्सेल फाइल भी डाउनलोड कर सकते हो। नीचे आओ और इन्फॉर्मेशन है और बाकी नहीं खत्म। जैसे अभी क्या था कि अपाचे हमें सर्वर का नहीं पता चल रहा था, यहाँ पर रिवील कर दिया अपाचे है क्या है नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर यस सर। एक काम करते हैं फिलहाल एक सेकंड एक और बताते हैं। ये एनालिटिक्स निकाल कर देगा पूरा कि साइट कब से चल रहा है क्या है नहीं है कितने बार यूज हुआ है। चेक करना। अरे बता देंगे यार सब बता देंगे तो आज नेक्स्ट क्लास तक हम सब अभी स्टार्टिंग है बहुत कुछ बताना है। एक क्लास में पॉसिबल ही नहीं है। इसमें बस डोमेन डाल दो आईपी डाल दो कुछ भी डाल दो उसका पूरा एनालिटिक्स निकाल कर दे देगा ये। वेरीफाई किससे ये देखो कितने बार होस्टिंग सर्वर आईपी चेंज किया क्या किया पूरा हिस्ट्री सब निकाल कर दे देगा। मे भी ये लॉगिन करने बोलेगा कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए तो बाकी तो देखो आईपी वाईपी सब बता देगा पूरा डिटेल। अगर अच्छे से चेक करना तो उस पर क्लिक कर दो बता देगा। जैसे ये है ना फाइंड डोमेन मैचिंग द एग्जैक्ट कीवर्ड डॉट इंक्वायर जैसे ये डॉट क्या नाम है हाँ जो भी ये अगर इसका इसके अंदर जो भी कीवर्ड यूज किया जा रहा है ना अगर वो देखना है तो उस पर क्लिक कर दो एग्जैक्ट। जैसे ये डिटेल्स आ रहा है जैसे मुझे देखना है इसमें कौन सा कीवर्ड यूज किया गया क्लिक कर दो बता देगा। करो नहीं हो रहा है क्वेरी नेम नीचे आना नहीं है रिकॉर्ड ही नहीं है। क्वेरी नेम डॉट कॉइन ही यूज कर रहा है। रिवर्स आईपी भी देता है क्लिक करो रिवर्स आईपी आई थिंक अकाउंट बनाने को ये देखो ये सारे वेबसाइट होस्टेड है उनके रैंक बता उसी पर अभी हम लोग निकाले थे ना ये देखो हाँ और एक चीज सेम चीज ना आप लोग गौर करो वो आईपी रेंज देखो सेम ही है सबका देखो सबसे कॉमन चीज तो IPv4 है ना वो देखो सेम और सबका रैंकिंग भी देखो सब सिमिलर है 10 12 11 13 इसी में आपका वो जो भी था ना वो भी है। सर एक ही सारे वेबसाइट हाँ सारे उसी सेम होस्टिंग सर्वर पे जिसका आपका वेबसाइट होता है। अगर वो होस्टिंग सर्वर ही कॉम्प्रोमाइज गया ना तो सब चला जाएगा। हाँ सब वेबसाइट लोड आ जाएगा ना। हाँ जैसे एक बार पाकिस्तान का एक हुआ था
तो उसमें क्या था कि उसका होस्टिंग कॉम्प्रोमाइज हुआ था, तो तकरीबन उस पर 50 से 60 डोमेन होस्टेड था। सबका जय भारत हो गया था। तो होता है, ठीक है। बहुत बार इन होस्टिंग सर्विस जैसे 000 वेबहोस्ट का नाम सुने आप लोग, बहुत पहले चलता था, अभी भी है। होस्टिंगर अक्वायर कर लिया उसको, उसका डेटा ब्रीच हो रखा, तो उसमें बहुत सारे होस्टिंग प्रोवाइड, बहुत सारे होस्टिंग जो एडमिन्स थे ना, उनके आईडी पासवर्ड लीक है। तो आज भी लोग उसके होस्टिंग का यूज कर रहे हैं फ्री में दूसरे का। फ्री में होती है मतलब उसमें फ्री में नहीं, अब बंद कर दिया। अब बंद कर दिया। यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ सर। फिलहाल आज हम यही तक रखते हैं, क्योंकि हमको नेक्स्ट क्लास में जाना है। किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट? समझ में आ गया ना सबको? अभी मैनुअली पे ही काम कर रहे हैं। ठीक। किसी को कुछ पूछना है? कोई डाउट? नेक्स्ट सैटरडे संडे ओनली, वीकली। सर ये फुट प्रिंटिंग की, हाँ, क्या फुटप्रिंटिंग? सर ये फुट प्रिंटिंग के भी और चलेगा क्लास एक दो और? हाँ। इतना जल्दी तो नहीं खत्म कर देंगे। यानी सैटरडे संडे अभी दो और रहेगा नेक्स्ट वीक का ना सर? इसी चीज के लिए तो बदनाम है। नेक्स्ट क्लास सैटरडे संडे रहेगा। सैटरडे संडे। ओके। सर और एनआरएस पे जो वीडियो वो आपका फिर से नया सेशन होगा? वही होगा, सब कुछ सेम है, बट अगर कोई कुछ हम नया बताएंगे तो वो ऐड करवा देंगे। ओके सर मतलब वो आपने दोनों बैच मर्ज की थी, वो अभी पहले हमारी जो बैच थी वो अभी नहीं होगी या दोनों साथ में होगी? क्या है उसके लिए आपको अभिजीत सर से बात करना। मेरा बस काम होता है पढ़ाना, उसके अलावा हमको कुछ नहीं पता होता। मतलब अभी सर तो सही, लेकिन अब आप ही लोग वो आपको कोई पता ही नहीं। नहीं, मेरा बस काम होता है पढ़ाना, हमको कोई मतलब नहीं कौन आ रहा है, हम बस पढ़ाते हैं। अगर कुछ भी उसके सही कह रहे हैं। अब हमको जितना पता होता है हम बता देते हैं, बाकी उसके अलावा हमको कुछ नहीं पता होता। ओके बैच मिल गया, मेरा काम है कंप्लीट करके देना। ओके। किसी और कुछ पूछना है? कोई डाउट? नो सर। एटलीस्ट जितना बताया है उनको प्रैक्टिस कर लेना, और ठीक है। बाकी हम अभी बहुत कुछ बताना है, नेक्स्ट वीक बताते हैं। चलो, गुड नाइट। गुड नाइट।